क्या बताया था हमने आपको? लास्ट इशू क्या था? अच्छा, इसका मतलब है कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आगे चले कि रोल ऑफ पार्लियामेंट, अगला हेडिंग है संसद की भूमिका, रोल ऑफ पार्लियामेंट। पहले देखा जरा व्हाट इज रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि संसद की भूमिका क्या है। तो अगर पहला देखा जाए, संसद की कई प्रकार की भूमिका है कि हम एक एक भूमिका को देख लेंगे, प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि लॉ मेकिंग की, इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना, ये भी रोल ऑफ पार्लियामेंट है। तो एक बार हमने आपको बताया था कि प्रताप भानु मेहता ने कहा कि देयर इज ए मेजर टू रोल ऑफ पार्लियामेंट, वन इज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेकेंड वन इज अ डिलिबरेटिव। तो दो प्रकार के पार्लियामेंट के मेजर रोल हैं। अगर हम पहला लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में पार्लियामेंट का हम देखें तो हाउ पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ। लेकिन ये बात आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है, जीएस में भी ये बात नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते रहे। तो अब देखेंगे क्या, अगर हम लॉ मेकिंग की बात देखें तो लॉ मेकिंग में जो सवाल पूछे जा सकते हैं, तो क्योंकि हमें बेसिक बात तो देखनी ही होती है, जो पहले हम देखेंगे लॉ मेकिंग और लॉ मेकिंग, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखने का जो बेसिक पर्पज़ ये है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाए, हाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन एज ए यूनिट। तो हमें ये बात समझ में आ जाए कि पार्लियामेंट में जो सामूहिक उत्तरदायित्व का विचार है कैसे काम करता है, हाउ पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। आपको याद होगा कि संसदीय शासन की मूल विशेषता आपने पढ़ा था, इसलिए कभी भी लॉ मेकिंग के काम को, किसी भी काम को पार्लियामेंट के बेसिक फंक्शन से अलग मान के आप मत चलिए। अगर पार्लियामेंट का मेजर फंक्शन आप हटा देंगे तो केवल हमारे पास फैक्ट बचेगा, फिर उसमें एग्जामिनर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब जब रोल ऑफ पार्लियामेंट की बात होती है तो लॉ मेकिंग की बात भी होगी। तो लॉ मेकिंग पहले कुछ बेसिक बात बताते हैं, फिर उसको हम देखें कि आज वो प्रॉब्लम, जैसे अपनी देखो ऑर्डिनेंस की बात आपने देखी होगी। तो फर्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ पार्लियामेंट और कैसे रोल ऑफ पार्लियामेंट ये लॉ मेकिंग के प्रोसेस को हम किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, कि रोल ऑफ पार्लियामेंट को देखेंगे, उसमें पहला देखेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस, और उसमें फिर देखेंगे कि हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर किस तरीके से संसद नियंत्रण रखती है। ये हमारे अध्ययन का मूल पार्ट होगा कि क्या पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही है, या ऐसा तो नहीं है कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को बाईपास कर रही है। इस वजह से हमारा हमेशा सैद्धांतिक मामला होता है, उसमें कुछ फैक्ट हम बीच में यूज कर देंगे। लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इसको हम अलग से देखेंगे। तो जब हम पार्लियामेंट के फंक्शनिंग को देखते हैं कि हाउ रोल, व्हाट इज रोल ऑफ पार्लियामेंट, तो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट वेदर issuing an ordinance is goes against the spirit of parliamentary form of government or it is essential। तो जैसे जब संसदीय शासन को देखेंगे तो आप तुरंत इस बात पे आएंगे कि अध्यादेश जारी करना, क्या ऐसा नहीं लगता कि संसदीय शासन का क्षरण है, डिक्लाइन है। और दूसरा फिर होगा, एक और कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त विधान। प्रदत्त विधान तो हम फिर देखेंगे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कैसे करती है। फिर वी हैव टू सी दैट व्हाट इज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द पार्लियामेंट। और सबसे बड़ी बात होती है कि पार्लियामेंट के काम, पार्लियामेंट का काम ऐसा तो नहीं है कि समहाउ इट इज ऑल्सो हाईजैकिंग बाय जुडिशरी।
तो जो मेंस का क्वेश्चन होता है उससे वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, जीएस में कई बार एक सेक्शन से भी सवाल पूछ देगा, और जीएस में कई बार सिंपल सवाल पूछता है, कई बार उसमें भी डिफिकल्ट पूछता है। लेकिन जब पोल साइंस में कोई चीज़ पूछी जाएगी थोड़ा सा इट में बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव। और अब जीएस में भी मान के चलो कि कभी भी एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से एग्जामिनर जोड़ेगा। कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता ही नहीं कि आपने पढ़ लिया लॉ मेकिंग पावर पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, और वो एग्जाम में पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा कि हमने पहले बता रखा है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कभी एग्जामिनर पूछता ही नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और थोड़ी थोड़ी बात सबकी हम ले लेंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग कैसे होता है उसके बेसिक्स कुछ आपको बता दें कैसे लॉ मेकिंग होता है, और फिर उस विचार को लेते हुए हम इन कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब आप देखेंगे जुडिशरी टॉपिक अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और जब हम ऑर्डिनेंस और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करें तो वी आर कमिंग ओवर एग्जीक्यूटिव। ये कार्यपालिका का क्षेत्राधिकार हो रहा है। तो क्या इससे विधायिका की शक्तियां कम हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं? एग्जामिनर इस तरीके से अब सवाल पूछता है। अब जीएस का भी उठा के आप देख लीजिए, विषय का भी देख लीजिए। हाँ, जीएस में कुछ सवाल बहुत बेसिक पूछ लिए जाते हैं, जीएस में थोड़ा नहीं पूछेगा। जैसे उसने कहा साइज ऑफ मिनिस्ट्री कितनी होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटीज ही कम है। लेकिन फिर हमने कहा कि आप पिछले साल के आईएएस के पेपर को देखिए, ऐसा लगेगा कि इसमें जो सवाल पूछे गए हैं इट इज मोर इजियर देन पॉलिटी। लेकिन फिर भी सवाल के कितने भी इजी हो, थोड़ा सा आंसर जब तक बढ़िया नहीं देंगे तो मार्किंग हमेशा कम होती है। तो पहला लॉ मेकिंग, ये कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। ये आपने ग्राफ जब भी सीरीज जब पढ़ी है तो हमेशा कॉन्टेक्चुअल कि सवाल कहाँ से पूछा जा सकता है, कि बजाय पढ़ तो सब कुछ लिया, एग्जाम में एक भी हल नहीं हो पाया। बेसिक प्रॉब्लम तो ये आती है। तो पहला देखेंगे लॉ मेकिंग कैसे होती है। अब लॉ मेकिंग में अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव बात भी आपको बताते जाएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कैसे। और ऑब्जेक्टिव में भी एग्जामिनर हमेशा ही पूछेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें पूछने से बचता है, उसको भी अप्लाइड करके पूछेगा। अब जैसे रोल ऑफ पार्लियामेंट लॉ मेकिंग कैसे होता है, आप सामान्यतः देखते हैं फर्स्ट रीडिंग, पहला वाचन। इफ यू लुक द रोल ऑफ पार्लियामेंट दैट इज फर्स्ट रीडिंग, दूसरा वाचन सेकेंड रीडिंग। पार्लियामेंट का लॉ ऐसे बनता है, पहला वाचन, दूसरा वाचन एंड थर्ड रीडिंग। देयर इज अ प्रोसीजर हाउ पार्लियामेंट मेक अ लॉ। लेकिन आपको याद दिला दें, ये प्रोसीजर की बात संविधान में नहीं है, दैट इज मेड इन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड दैट इज प्रिस्क्राइब इन द रूल्स ऑफ लोकसभा। इसका उल्लेख लोकसभा के नियमों में है, ये संविधान में नहीं है। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। कई बार तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत बेसिक चीज़ पूछ लिया रहता है कि बताइए संसद विधि का निर्माण करती है और 3 चरण होते हैं, तो 3 चरण का उल्लेख कहाँ है? इट इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान में नहीं है, दैट इज मेड बाय पार्लियामेंट। और ये लोकसभा के नियमों में है, क्योंकि संविधान में ये शक्ति दी गई है। संविधान ये बात मानता है कि पार्लियामेंट, संविधान ये बात मान के चलता है कि पार्लियामेंट अपने प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करेगी। पार्लियामेंट विल डिसाइड हर ओन प्रोसीजर, कि पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, वो प्रक्रिया का निर्माण करेगी। उसी के अंतर्गत पार्लियामेंट ने लोकसभा के प्रोसीजर्स और राज्यसभा के प्रोसीजर्स का निर्माण कर रखा है। अब मान लीजिए कोई लॉ बनना है, अब कोई लॉ बनना है तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में सामान्यतः कई इनफॉर्मल प्रोसेस चलते हैं। पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरे वाचन पर आने से पहले देयर सम इनफॉर्मल प्रोसेस। जैसे अब लॉ मेकिंग में कोई भी कानून बनाना है, कोई भी लॉ बनानी है, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस एनी बिल बिफोर द पार्लियामेंट। अब एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो लोकसभा में 2 मेंबर होते हैं, एक है लोकसभा या राज्यसभा में, एक है इलेक्टेड, सेकेंड है नॉमिनेटेड। तो क्या सवाल, अब देखिए पीटी में एग्जाम कैसा पूछा गया है, सवाल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसा पूछा गया है कि क्या मनोनीत विधेयक भी सदन में बिल ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। अब इस प्रश्न को देखने से आपको क्या गेस हुआ, अप्लाइड सवाल है या फैक्चुअल है?
अप्लाइड है। इसे मैं बार बार कहता हूँ, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तभी तो आपको, अगर हम मेंस पढ़ रहे हैं तो आप समझिए पीटी की स्टडी तो हमारी उसके साथ हो जाती है, बस सिर्फ एकदम पेपर देखिए ध्यान से। पेपर हम देखते ही नहीं, और जो पेपर नहीं देखते तो जाके उसमें टेस्ट सीरीज में सवाल नहीं हो पाता तो हमारा दिल बैठ जाता है। ये हमसे इससे मतलब नहीं कि टेस्ट सीरीज में जो पूछा गया सवाल आएगा नहीं आएगा। अजीब सी बात नहीं लगती आपको? अगर आपको ये जजमेंट नहीं हो पा रहा है कि जो सवाल हमारी टेस्ट सीरीज में पूछा गया वो एग्जाम में आ सकता है नहीं आ सकता, तो देन यू आर इन ट्रैप, तो आपकी तैयारी ठीक नहीं है। आपको ये क्लियर कट करना पड़ेगा कि ये हमारे काम का है, देख लीजिए बस आपको समझ आ जाएगा नहीं बेकार है, ये सवाल आ ही नहीं सकता। ऐसा कुछ सेंस डेवलप होना करना पड़ेगा एग्जाम पास करने के लिए। इसलिए सवाल क्या पूछा गया कि वेदर नॉमिनेटेड मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द बिल। यस, इसका मतलब है जो हमारे हम एंग्लो इंडियन है या जो राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स है। अब देखिए, अब नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट आपको बता दें। मान लीजिए सवाल इस बार इसका पूछा गया, हो सकता है कोई दूसरी बार अगला पूछ दे, तो आपको बता दें नॉमिनेटेड मेंबर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट इन अ पार्लियामेंट, तो उनको मतदान का भी अधिकार है, और जिसको मतदान का अधिकार होगा बिल लाने का अधिकार क्यों नहीं होगा? दूसरी बात है, अब सवाल मैं आपसे पूछूं कि नॉमिनेटेड मेंबर, मान लीजिए कि लोकसभा की प्रोसीजर्स हम अलग से आपको बता देंगे कैसे लोकसभा चलती है। अब मान लीजिए कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और नॉमिनेटेड मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट हो रहा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोट हो रहा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो राज्यसभा में आता नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जब राज्यसभा में वोट हो रहा है तो क्या नॉमिनेटेड मेंबर उस पर वोट करेगा नहीं करेगा? नॉमिनेटेड मेंबर वोट करेगा नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? कैसे पता आपको नहीं करेगा? कैसे पता कि नहीं करेगा? क्या? अच्छा, नॉमिनेटेड है इसलिए वोट नहीं करेगा, तो उसका मेंबर लाने का मतलब क्या है? फिर तो उसका आपने बेइज्जती कर दी उसकी। अब सीधी सी बात है, फिर तो आपने उसकी बेइज्जती कर दी दोस्तों। आपने पार्टी में बोला, आपने कहा नहीं भाई, आप तो आप तो हमारे दोस्त के दोस्त हो, आपको खाना नहीं मिलेगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग इवन इन नो कॉन्फिडेंस मोशन टू, बात आपको याद दिला दे। दूसरी बात, नॉमिनेटेड मेंबर्स मिनिस्टर बन सकता है नहीं? सीधी सी बात है। ये संविधान में कहीं पे ऐसा बार नहीं किया गया है, संविधान में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन आज तक बना नहीं है, आज तक बना नहीं है, ये बस सच है। इस वजह से संविधान ने हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है कि जिस संविधान पे जब है और इसके लिए कोई रूल्स फ्रेम नहीं है। इसे नॉमिनेटेड मेंबर्स आर ऑल्सो इंटाइटल फॉर द वोटिंग। इसलिए अगर आपने पढ़ा एक बार, अगर एक बार सवाल ये पूछा गया है तो ध्यान आपका पढ़ने कैसे अलग होना चाहिए, ये बात तय करनी पहले तय करिए। दूसरी बात, एक बार फिर ये सवाल पूछा गया है नॉमिनेटेड मेंबर से। हाँ, अब सवाल है कि एक बार देखिए, फिर एक बार कैसा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया। अब लोकसभा में कोई विधेयक लाया जाना है तो प्राइवेट मेंबर्स ला सकता है नहीं ला सकता है? अच्छा, प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या होता है? हम आप, यानी आप याद रखिए, देर इज अ टू कैटेगरीज ऑफ, देर इज अ थ्री कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। एक तो होते हैं इलेक्टेड, वन मेंबर इज इलेक्टेड, और इलेक्टेड में दो होते हैं। इलेक्टेड में दो होते हैं, एक तो एमपी होते हैं और दूसरा मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होता है। हर मंत्री एमपी होना जरूरी है, लेकिन हर एमपी मिनिस्टर्स होना आवश्यक नहीं है। तो व्हेन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द बिल, इट इज नोन एज अ, व्हेन मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस द बिल इट इज नोन एज अ गवर्नमेंट बिल। और जब कोई सांसद बिल इंट्रोड्यूस करता है इट मीन्स प्राइवेट बिल। प्राइवेट और पब्लिक का फर्क है, पब्लिक मीन्स योर गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है दैट इज अ पब्लिक बिल, अदरवाइज इज प्राइवेट। तो और दूसरी बात है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा दैट शुड बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पोजीशन और अपोजिशन।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बिल कौन लाएगा? सत्ताधारी दल या विपक्ष वाला दल भी लाएगा? दोनों ला सकता है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि कोई भी ला सकता है। और अब बताइए, अभी तक क्या इस सेशन में कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ? अभी तक पूरे भारतीय इतिहास में, अगर लगभग 70 साल के इतिहास में, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल? क्या एक भी पास नहीं हुआ? ओ माय गॉड। अब बताइए, हमारी पूरे अभी 70 साल के लोकसभा इतिहास में कौन से इतने मेंबर्स हैं जो प्राइवेट मेंबर जो बिल पास हुए? 14 बिल पास हो चुके हैं अभी तक। इट्स 14। और आपको याद दिला दें, अब जो कॉन्सेप्चुअल बात देखें, अभी तो हमने इन्फॉर्मेशन की बात आपको बता दी। इसका मतलब है कि अब आप खुद देख लीजिए पीटी का ध्यान कहाँ पे है, और हम आर्टिकल पे आर्टिकल रटते पड़े हुए दोस्तों, दिमाग का भरता बना रखा है। अजीब सी बात नहीं है? तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। और अब इसका मतलब है कि अब जो मेंस की बात अगर आपको बता दें कि मेंस का अप्रोच कैसा होता है, मेंस का अप्रोच हमेशा एनालिटिकल होता है कि जो बात लिखी गई उसमें हम क्या निकाल सकते हैं। तो अब बताइए, प्राइवेट मेंबर बिल का लोकसभा में आना, और वैसे प्राइवेट मेंबर बिल के लिए लोकसभा प्रोसीजर में बात कही गई, इट्स फ्राइडे, लोकसभा में राज्यसभा में, कि प्राइवेट मेंबर बिल का इंट्रोडक्शन का एक टाइम है फ्राइडे, और बाकी तो जो पब्लिक बिल है वो कभी भी लाया जा सकता है। अब अगर हम कॉन्सेप्चुअल बात करें, तो प्राइवेट मेंबर बिल लाना लोकसभा के लिए ज़्यादा अच्छा है या मिनिस्टर बिल लाए वो ज़्यादा अच्छा है? अब देखिए, मेंस के लिए इसी बात को थोड़ा सा लिख लीजिए कि कैसे मेंस के लिए चीज़ों को एनालिटिकल लिखते हैं, और पीटी के लिए ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, कुछ बेसिक फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी अप्लाइड। तो पहला, अब एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैंने पहले पहले आपको बुक दे देता तो मैं बहुत सारी चीज़ लिखवाने से बच जाता मैं, लेकिन वो, तो इस वजह से मुझे लिखवाना पड़ता है। नहीं तो आपको ये लगे कि यार सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, आपको ये सन, लेकिन पढ़ा मैं सब कुछ रहा हूँ, लेकिन लिखवाने न लिखवाने का बहुत बड़ा फर्क होता है। टाइम टेकिंग कहाँ होता है लिखवाना, और इस लेवल पे तो लिखवाना चाहिए नहीं दोस्तों, सच पूछिए यही होना चाहिए, लिखवाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं मनोविज्ञान जानता हूँ इसलिए लिखवाऊंगा। अब प्रॉब्लम है, पहला पॉइंट, पहला, संसदीय प्रक्रिया में, इन अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, संसदीय प्रक्रिया में निजी विधेयकों का पारित होना, प्राइवेट मेंबर्स बिल, द पैसेज ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल is a healthy tradition. In a parliamentary democracy, the passage of private bill is a healthy tradition. निजी विधेयकों का पारित होना एक स्वस्थ प्रक्रिया है, क्योंकि क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार क्योंकि शक्ति के पृथक्करण के क्योंकि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार विधि के निर्माण का मूल दायित्व विधायिका का है। According to the principle of separation of power, law-making power belong to the legislature और पार्लियामेंट, विधि के निर्माण का काम विधायिका का है। विधायिका का है, जबकि मंत्री कार्यपालिका का भाग है। However, minister is a part of executive. जबकि मंत्री कार्यपालिका का भाग होता है। However, ministers are the part of executive. जबकि मंत्री कार्यपालिका का भाग होता है।
इसलिए देखेंगे ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हमारा संविधान शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पे काम करता है। और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है विधायिका का काम अलग है, कार्यपालिका काम अलग है, न्यायपालिका काम अलग है। इट इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो तीनों काम अलग है, तो विधि के निर्माण का मूल काम किसका होना चाहिए? विधायिका का। और जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है, इट मीन्स इट इज सपोर्टेड बाय लेजिस्लेचर। ये अच्छा हेल्दी ट्रेडिशन है और पार्लियामेंट में ऐसा होना चाहिए। अब आप देखिए जो थोड़ा सा हमारे यहाँ जो दैट इज मैटर ऑफ अनफॉर्चुनेट कंडीशन, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो सत्ता पक्ष का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो हमेशा साइड लेता है मिनिस्ट्री की। जबकि आपको याद दिला दें, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही या सी इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई आप सांसद हैं, बाद में आप किसी पार्टी के पार्ट हैं, तो स्पिरिट तो ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अब वो हमारे यहाँ थोड़ा एंटी डिफेक्शन एक्ट भी है, आगे हम उसको भी चर्चा करेंगे। शायद एंटी डिफेक्शन एक्ट हमने कहीं और कहीं बताया था, तो उसका एप्लीकेशन अब करेंगे, बता दिया था हमने, उसका बीच बीच में कई जगह एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि वैसे तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं कि एंटी डिफेक्शन एक्ट आप बताइए। तो इस वजह से इसका कई जगह हम एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो हमारे यहाँ इसलिए प्राइवेट मेंबर्स बिल आना अच्छी बात है। लेकिन अब कोई बिल लाए कैसे जाता है ये आपको बता दें। कोई बिल लाए कैसे जाता है हमारे यहाँ, अब चूंकि ज़्यादातर बिल तो मिनिस्टर्स ही लाते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स आर हैविंग सपोर्ट इन मेजॉरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा, क्योंकि उन्हें ही बहुमत दल का लोकसभा में समर्थन प्राप्त है। अब वो विधेयक लाएंगे, और वो विधेयक लाने का प्रक्रिया क्या होती है अब देखेंगे। पहले कैबिनेट की बैठक होती है। फर्स्ट कैबिनेट अप्रूव्स द एनी रेजोल्यूशन। पहले कैबिनेट के द्वारा किसी प्रस्ताव की मंजूरी दे दी जाती है कि आप इस प्रस्ताव को लेकर आप आगे बढ़िए। और जैसे कैबिनेट मंजूरी देता है तो फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर्स, पहले इसका मतलब है यही, ये देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स कैसे काम करता है, कलेक्टिव डिसीजन। संसदीय शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसलिए लॉ मेकिंग का पार्ट भी तो पूरे कैबिनेट का है। दैट डजंट बिलोंग टू अ सिंगल मिनिस्ट्री। जैसे आप देखेंगे कि सवाल कैबिनेट ने ये डिसीजन किया कि हमारी जो इंडियन ओवरसीज हैं, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, उनको मतदान का अधिकार हम दें। तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों को मतदान का अधिकार दिया जाए, तो पहले क्या है, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट पासेज रेजोल्यूशन, और कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया, इसका मतलब इस बारे में हमें बिल का निर्माण करना है। कैबिनेट ओकेस, फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा आप याद रखिए कैबिनेट का शासन होता है। तो जब कैबिनेट ने ओके कर दिया तब ये मामला जाएगा उस मंत्रालय विशेष के पास, और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज वाला मामला तो अब रहा नहीं, चूंकि इट इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब विदेश मंत्रालय ही अनिवासी भारतीयों के मामले को देखता है। तो नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ एमईए के पास भेजा जाएगा, आप इस बारे में बिल ड्राफ्ट करिए। और बिल ड्राफ्ट करेंगे कि कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में चेंज होना है, तब तो उनको प्रॉक्सी वोटिंग दी जाएगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट चेंज होने में क्या बिल लाया जाना है, वो ड्राफ्ट कौन करेगा, लिखे कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एमईए। तो हर मंत्रालय अपना ड्राफ्ट करेगा, और विधेयक ड्राफ्ट कौन करता है, आईएएस। यहां भी लिखिए, इसलिए मास्टर बोल बच्चन में होना चाहिए कि लिखने में। आप याद रखिए आपके एग्जाम का क्रक्स होता है राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस वजह से, और हमेशा, और आईएएस अधिकारी 40 साल की सेवा में रहते रहते बोलना भूल ही जाता है। हाँ, जब पब्लिक फील्ड में थोड़ा सा डीएम उम्र तो बोल बच्चन उसका काम चलता है। सेक्रेटरीज लेवल पे जाने पे तो बोलना है, बोलने के लिए मंत्री है। आपको स्क्रिप्ट लिखना है, बोलने के लिए ताऊ खड़ा हुआ है उधर, राजनाथ सिंह मुंह बाए हुए हैं, बस अब लिख दीजिए आप, बोलना तो उनको है। इसे आप याद रखिए, यूज्ड टू बी मास्टर इन राइटिंग। और इस आपको एग्जाम, इस आईएएस की एक खूबी मैंने देखी इस एग्जाम की, जो भी राइटिंग में अच्छा रहा है वो एग्जाम पास ही कर गया। कितना पढ़ा कितना पढ़ता उसका मतलब होता नहीं, राइटिंग का बड़ा मैटर करता है। तो ड्राफ्ट कर दिया। अब जब ड्राफ्ट हो जाएगा विधेयक, तो फिर उसके बाद जाएगा लॉ मिनिस्ट्री के पास। हर बिल लॉ मिनिस्ट्री के पास जाना जरूरी है, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री उसमें देखेगी अच्छा इसमें कोर्ट में चैलेंज तो नहीं हो जाएगा, तो उसमें देखिए क्या क्या लीगल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो लॉ मिनिस्ट्री उसके लीगल इम्पेडिमेंट्स को दूर करेगी, नहीं है तो ओके कर देगी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ग्रीन सिग्नल जैसे ही मिला, तब विधेयक किसके पास रखा जाएगा, तब संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स,
ऐसे ब्यूरोक्रेसी काम करती है? वो हमारा क्लास नहीं है, सर सर एक सवाल पूछना है, तुरंत हाथ रख पूछ लिया। एक प्रॉपर चैनल है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी काम बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मोदी बुला कर कहेंगे ओ मैडम सुषमा स्वराज, ओ मैडम सुमित्रा महाजन, ये बिल ले जाओ पेश कर देना। ऐसे थोड़ा, पूरा उसका चैनल है, प्रोसीजर है। इसलिए हमारे संविधान में लिखा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लॉ वो जो प्रोसीजर के द्वारा बनाया गया हो। प्रोसीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और कई बार हम गुड गवर्नेंस में ये बात कहने का प्रयास करते हैं, प्रोसीजर का महत्व ज्यादा है परिणाम का। जरूरी नहीं है प्रोसीजर सही होगा तो परिणाम हमेशा सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ वी आर लिविंग इन एज ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में कहा जाता है रिजल्ट देखो यार, प्रोसीजर नहीं है। यदि ब्यूरोक्रेसी में प्रोसीजर खूब देखा जाता है, तो पहले मामला एमईए के पास गया, उसने बिल ड्राफ्ट किया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये देखेगा। अच्छा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास क्यों जाएगा? क्योंकि एमईए कहेगी कि इस विधेयक को हम पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं, हमें डेट बताओ, डे बताओ, शेड्यूल बताओ, हम कैसे प्रस्तुत कर दें। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन या वेंकैया नायडू को बुलाएगा। अगर राज्यसभा में लेना है तो वेंकैया नायडू, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो फिर वो बुलाएगा वेंकैया नायडू या सुमित्रा महाजन को। सुमित्रा महाजन बुलाएंगी लोकसभा के सेक्रेटरी को, वो भी आईएएस होता है, ये राज्यसभा का सेक्रेटरी। तो जब वो अपना शेड्यूल बनाए रखता है कि लोकसभा की ये शेड्यूल है, इस दिन ये आएगा, इस दिन ये आएगा, इस दिन आएगा, तो फिर सुमित्रा महाजन करे उसको भी खोसो कहीं, तो बताएगा मैडम ये दिन है, ये समय है, इस दिन आप बिल टेबल करिए, तब उसके बाद ये बिल टेबल होगा। और बिल टेबल कैसे होता है? मान लीजिए कि हम वी कैन मेक अ काइंड ऑफ म्यूट पार्लियामेंट। हम म्यूट पार्लियामेंट कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी को बैठा दें आप में से, सुमित्रा महाजन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई बिल पेश करना है, यही प्रॉक्सी वोटिंग वाला या सरोगेसी बिल। अब जिस बिल होगा तो मिनिस्ट्री का मिनिस्टर लाएगा, और मिनिस्टर होता नहीं, राज्य मंत्री होता है, इसे राज्य मंत्री को लाया गया है, ये सब काम वही करता है। कैबिनेट मंत्री को कहाँ फुर्सत है? तो राज्य मंत्री वहां खड़ा होगा, वो कहेगा मैडम आपकी अनुमति से, क्योंकि मैडम शेड्यूल पहले से मैडम बोलेंगे कि आपका ये टाइम है, ये शेड्यूल है, तब उठ खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि अपने से उठ खड़ा होगा, मैडम मैंने बिल पास करना है बताओ, एकदम प्रोसीजर का मामला चलता है। मैडम नाम बोलेंगे, वो अपनी जगह पर उठ खड़े होंगे कि मैडम ये बिल पेश करने के लिए लीव शुड बी ग्रांटेड। लीव का मतलब है परमिशन होता है, छुट्टी नहीं होती। तो मैडम कहेंगे यस लीव ग्रांटेड, तो सीधे वो कहेंगे ये विधेयक हम सदन के सामने रखते हैं। ऐसे पूरी प्रोसीजर होती है। इसका मतलब, और प्रोसीजर का ये पार्ट तो लिखा नहीं जाता, ये पार्ट लिखा जाता है। इसमें क्या है? फर्स्ट रीडिंग क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द हाउस। सदन में विधेयक का प्रस्तुतिकरण, टेबल ऑफ द बिल इन हाउस, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन हाउस, या टेबलिंग ऑफ बिल इन द हाउस, ये है फर्स्ट रीडिंग। विधेयक को सदन के सामने रख देना। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन हाउस, और तो आप कहेंगे किस सदन के सामने रख देना? वो लोकसभा भी हो सकती है और राज्यसभा, इन ईदर हाउस, किसी भी सदन में। और उसके बाद क्या होगा? जैसे ही ये होगा कि बिल को सदन में रखा जाए, वैसे बिल को छापा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल गजट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी जो काम होता है ऑफिशियल उसका गजट होता है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बलम होता है। तो देन दैट इज पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो सबको एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक एक दे दिया जाएगा, लेके पढ़ के आना। वो पढ़ के आते नहीं, होमवर्क नहीं करते। इसे एक बात तो आप याद रखिए दोस्तों, आई एम विशिंग यू लॉट कि आप बहुत ऊंची पद पे जाएं, बहुत बड़े अधिकारी बने, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता हो कि ना ना बस यही एक साल की मारामारी है, उसके बाद तो पढ़ने से छुट्टी, नहीं नहीं, पढ़ने छुट्टी नहीं मिलेगी, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको।
हाँ, अगर आपने होटल खोल लिया है तो हो सकता है पढ़ने छुट्टी मिल जाए, ये सब काम में हो सकता है कि मिल जाए, वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बड़े पोजीशन पे जाना है, पढ़ना कंपलसरी है। मसूरी में सबको बात बताइए थी, पढ़ने का छोड़िए मत। क्यों? बिल बनाएंगे, दुनिया का एग्जाम्पल हो तभी तो बिल बनाएंगे। बिल ड्राफ्ट करना इतनी आसान बात है क्या? दुनिया के तमाम कंपेरिजन देखेंगे, कहाँ कहाँ पढ़ के फिर बिल बनाएंगे, तभी तो मंत्री खुश होगा। नहीं तो एक एक सही अधिकारी हैं वो नीचे ही पड़े रहते हैं। आईएएस में ही बड़ा कंपटीशन होता है, जीवन में कंपटीशन कभी खत्म होने वाला नहीं है दोस्तों, हाई स्कूल से लेकर जीवन तक चलता रहेगा। सेक्रेटरीज लेवल पे पहुंचने के लिए बड़ी मारामारी है भाई। हमारे यहाँ 10,000 IAS ऑफिसर हैं, 250 लोग सचिवालय स्तर पहुंच पाते हैं। बहुत टफ कंपटीशन वहाँ पे है। और डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो जाना, दैट इज बिगेस्ट थिंग। तो जो अच्छा लिखे पढ़ेगा वही तो ऊपर जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, गजट में प्रकाशित कर दिया जाए, गजट में पब्लिश होगा, तो उसके बाद ये मेंबर को हाथ में दे दिया जाएगा, पढ़ के आना। ये पहला रीडिंग हो गया। पहला रीडिंग सिंपल है, विधेयक का प्रस्तुत होना, और प्रस्तुत हो जाए गजट में प्रकाशित हो जाएगा। हाँ, ये भी एक बात है कि अगर पहले से विधेयक को गजट में प्रकाशित है तो स्पीकर की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और गजट में प्रकाशित का मतलब है इट इज पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज गजट। जब पब्लिश हो जाएगा तो फिर एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में मिल गया, और ये MP घर लेके जाएं और बाकायदा पढ़ के आए, जो पढ़ के आते नहीं प्रॉब्लम है। अब उसके बाद पहला रीडिंग हो गया, सिंपल सा पहला रीडिंग है। पहला रीडिंग और थर्ड रीडिंग बिल्कुल सिंपल है। पीटी एग्जाम सिंपल है, मेंस पीटी। तो अब देखेंगे पहला रीडिंग और थर्ड रीडिंग, दैट्स वेरी सिंपल। जो होना है वो किस में होता है, मेंस में, सेकेंड रीडिंग में। तो अब जरा देखें सेकेंड रीडिंग। अच्छा, पहली रीडिंग और सेकेंड रीडिंग के बीच में फर्क होता है, 3-4 दिन का, हफ्ते दिन का फर्क दिया जाता है। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़े के आएगा तब तो मामला बनेगा, डिस्कशन तब तो पार्लियामेंट में होगा, इसलिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है बिना पढ़े ही, जैसे एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो अभी एक्ट बन गया है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल था वो 10 मिनट में तीनों वाचन पार कर गया। अगले 10 मिनट में अगले हाउस में तीनों वाचन पार कर गया, खत्म। 20 मिनट में एक्ट बन गया। जब बताइए बिना डिस्कशन के, बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन कोई एक्ट बन जाएगा तो व्हाट इज वर्थ ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की उपयोगिता क्या है? ये ध्यान देने की बात है। अभी आपने देखा होगा कि जो रिजर्वेशन का बिल था कितने समय में पारित हुआ? आधे घंटे में पूरी पार्लियामेंट ने पारित कर दिया। तो यहाँ पार्लियामेंट काम क्या है? फिर ये बात ध्यान में देने की है भाई, सीधी सी बात है, बिल तो इंट्रोड्यूस कर ही रहा है मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कम से कम पार्लियामेंट उसकी खामियां बताए, प्रॉब्लम बताए, उसमें संशोधन हो। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? अब बताइए, तो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल हमारा कैसे रहेगा? एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल नहीं रहेगा। इसी तथ्य में भी अपने आप में एनालिसिस है। लेकिन जरा देखें सेकेंड रीडिंग में क्या होता है। सेकेंड रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला, उसमें डिस्कशन होगा, विधेयक पे चर्चा होगी। यानी चर्चा फर्स्ट रीडिंग में नहीं होगी, इसलिए किसी चीज को समझ के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब जैसे हमने कह दिया सेकेंड रीडिंग डिस्कशन होता है, और एग्जामिनर ने ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया किसी विधेयक के पहले चरण में क्या नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप में जो दूसरे चरण में वो नहीं होगा। अब उसमें कंफ्यूज हो गए, क्या नहीं होता? अरे भाई, जो दूसरे चरण में होगा वो वहां नहीं होगा, तीसरे चरण में होगा वहां नहीं होगा। एक ही चीज को दो दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहला डिस्कशन होगा। लेकिन आप याद रखिए, अब डिस्कशन में एक प्रॉब्लम है। डिस्कशन प्रॉब्लम यह है कि नंबर एक प्रॉब्लम है, अगर लोकसभा में जा रहा है 545 मेंबर है, राज्यसभा में जा रहा है 245 मेंबर्स है, तो डिस्कशन के लिए लोकसभा में अगर 545 मेंबर हैं, कितने लोगों को बोलने दिया जाए? अब जरा सोच के देखिए, जब भी हमारा पार्लियामेंट का सेशन होता है, इट इट टेक्स अराउंड 1.5 मंथ और मैक्सिमम 1 मंथ। 1 महीने का सेशन है, उसी में एटलीस्ट 5 to 10 बिल पे डिस्कशन करना है। एक बिल पे पार्लियामेंट मैक्सिमम कितना टाइम दे सकती है? एक बिल पे कितना टाइम दे सकती है? 4 या 5 दिन तो नहीं हो पाता, 1 या 2 दिन हो जाए ये बहुत है, मैक्सिमम 3।
और बहुत कंडीशन आ गई 4। अब सवाल है 4 भी अगर 4 दिन डिस्कशन होते तो भी याद रखिए ओनली बिटवीन 2 to 6, उसके ऊपर पार्लियामेंट का और बिजनेस होता है। 2 बजे से 6 बजे तक काम करना है, उसी में तमाम और भी काम है। कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर बैठा हुआ है कि हमारी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, अब लो उसमें ही बात करनी उस पर। इसलिए अब सवाल है कि उस 6 घंटे में भी 4 घंटे में भी कुल मिला के 2-3 घंटे चर्चा हो पाती है, उसी में दौरान किसी को हंगामा करने का मन हो गया दोस्तों। अभी आपने देखा है एक सांसद ने वो जूते से मारना शुरू किया दोस्तों, क्या मामला है। अब देखो ये हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, तो अब सवाल ये है उसमें ये सब भी होना है। इसलिए देयर इज अ प्रॉब्लम इन डिस्कशन। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? संख्या ज्यादा होना, प्रॉब्लम नंबर 1 है। अगर लिखने की बात करें तो व्हाट इज द प्रॉब्लम्स इन डिस्कशन? पहला, सदन की ज्यादा संख्या। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 है एक तो सदन की संख्या ज्यादा है पहला, एंड देन पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इन द पार्टीज, वो पार्टी में बटी हुई है। अब कोई बीजेपी का आदमी बोलेगा तो अब ये बताइए, मान लीजिए इट्स ओके दैट सरोगेसी बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर, और मिनिस्टर का मतलब है वो बीजेपी का ही होगा क्योंकि सत्ताधारी दल वही है। क्या बीजेपी का सांसद बीजेपी की बिल का विरोध नहीं कर सकता? कर सकता है, नहीं करता वो। और दूसरा, समाजवादी कांग्रेस पार्टी और बहन जी का सदस्य उसका हमेशा विरोध करेगा। वैसे भी बहन जी कोई सदस्य लोकसभा में है नहीं, राज्यसभा में है, क्योंकि दोस्तों हाथी ने कल पिछली बार बहुत बुरा प्रदर्शन कर दिया था, इसलिए तो मामला बना। तो उसमें तो बीएसपी कोई कैंडिडेट रहा नहीं। अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट होगा तो हमेशा बिल का अपोज करेगा, बीजेपी वाला सपोर्ट करेगा, जबकि होना ये चाहिए कि बिल पे अक्रॉस द पार्टी लाइन डिस्कशन होना चाहिए। और एक बड़ा सोच के देखिए, इन आर्टिकल 105 आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर आवर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हमारे सांसदों को पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलते नहीं दोस्तों, क्योंकि पार्टी से बंधे होते हैं। अब बताइए जब डिस्कशन डिबेट नहीं होगा तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग हेल्दी कैसे होगी? एक जमाना था दोस्तों, देयर इज सम एग्जांपल है वेरी ब्यूटीफुल पार्लियामेंटेरियंस। पीलू मोदी, नेहरू को विधेयक ला रहे थे, पीलू मोदी ने उसका लगातार विरोध करना शुरू किया, पूरा सदन एक साथ, पीलू मोदी अकेले, ही वॉज इन अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पीलू मोदी ने कहा ना ना नेहरू जी हम मानेंगे नहीं। नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा पीलू मोदी साहब ये बताओ आपके पास बहुमत है क्या, अकेले आप बोल रहे हो? उनका सर ये बताओ कोई लोग झूठ बात 100 लोग कहेंगे क्या सच हो जाए क्या? बताइए, रीजन इज मोर इम्पोर्टेंट और मेजोरिटी? नेहरू ने मान लिया, नेहरू का यू आर राइट, और उन्होंने नेहरू ने की बात मान ली। ऐसे सदन में चर्चाएं होती थी। पीलू मोदी के बारे में बड़े किस्से हैं। देयर वाज फर्स्ट स्पीकर मावलंकर, तो मावलंकर किसी बात से बड़े गुस्सा हो गए, तो सदन का एक डेकोरम है कि उसके तरफ आप पीट कर खड़े नहीं हो सकते, और सदन में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर धीरे से अपना सीट लेकर एक दूसरे से बात नहीं करेगा, क्लास में बात नहीं करना चाहिए, ये डेकोरम होता है। तो उसमें क्या हुआ कि मावलंकर किसी बात से पीलू मोदी गुस्सा हो गए थे, और बड़े छोटे हाइट के थे, बड़े मोटे थे, तो मावलंकर तरफ पीट कर खड़े हो गए। इट इज अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ चेयर ऑफ स्पीकर। तो मावलंकर ने कहा पीलू मोदी साहब आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आप बैक करके मेरी तरफ खड़े हुए हैं, बैक का मतलब पीठ। पीलू मोदी ने कहा ना 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 ना, नो सर नो सर, आई कांट डिसऑनर यू बिकॉज आई एम राउंड, मैं गोल गोल हूं, न मेरा कोई फ्रंट है न मेरा कोई बैक है। सदन में ठाके भी खूब चलते थे, चर्चाएं खूब होती थी। और आप याद रखिए, एक ही पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठा देता था, एंड मोस्ट ग्लेरिंग एग्जांपल ऑफ दैट इज 1961 एंटी डाउरी एक्ट। पहली बार पार्लियामेंट पे ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ी, दैट वाज एंटी डाउरी एक्ट, एंड वाइट वाज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज कांग्रेस वाज कमांडिंग मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस। कांग्रेस को दोनों सदन में बहुमत था, उसके बावजूद कांग्रेस का विधेयक पारित न हो पाए। ये दिखाता है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन कैसे होनी चाहिए।
लेकिन अभी तो क्या हो गया, डिस प्रॉब्लम नंबर वो डिवीजन ऑन द पार्टी लाइन, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, दलीय आधार पे विभाजन, प्रॉब्लम नंबर 3, विशेषज्ञता का अभाव, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रॉब्लम नंबर 3, विशेषज्ञता का अभाव या लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जो पहले मेंबर में पार्लियामेंट को पढ़ के आते थे, सदन में से लाइब्रेरी है, और अभी क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या पढ़ के तो आते नहीं। अब आज की दुनिया, दिस वर्ल्ड इज ऑफ हाई, दिस इज एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, न्यूक्लियर एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, ऐसी दुनिया है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ के आते नहीं। इसलिए एक बार तो जब स्टूडेंट देवर अपोजिंग ऑफ सी सेट, तो एक हमारे सांसद के पास गए, तो सांसद ने कहा क्या आपका मामला क्या है? उनका सर सी सेट के मामले में हम पोज कर रहे हैं। तो सांसद ने कहा ये तो बताओ यार सी सेट होता क्या है, अब बताओ। अब छात्र अवाक रह गए, उनका हमारे महोदय को यही नहीं पता सी सेट क्या है। उनका नहीं नहीं भाई हमें नहीं पता है, बताओ तुम। अब दूसरा, अब जो था साइबर क्राइम पे डिबेट हो रहा था, साइबर क्राइम पे डिबेट हो रहा था, एक पत्रकार ने किसी सांसद से पूछा सर ये बताओ साइबर क्राइम क्या होता है? उनका साइबर क्राइम, यार उनका क्राइम तो हमने सुना है, ये जेब काटना, ये सब लट्ठा मारना, ये सब, ये साइबर क्राइम क्या है? अब बताइए तो क्या डिस्कशन करेंगे दोस्तों? उनको ये नहीं पता। अब उनसे पूछो कि सर ये बताओ कि पार्लियामेंट में कोई मामला चल रहा है, स्पेस मिशन क्या होना चाहिए? उनका स्पेस मिशन कहाँ हमारा मिशन जा रहा है? अब अजीब सी बात, इसलिए लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप याद रखिए, यू ऑल आर ग्रेजुएट, आप स्नातकधारी हैं, और उसके बाद भी आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, साइंस, टेक, इकोनॉमी, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रॉब्लम है दोस्तों। अब बताइए क्या डिस्कशन करेंगे? किसी इशू पर डिस्कशन करने के इन्फॉर्म नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या डिस्कशन करेंगे? जूता मारने वाले डिस्कशन क्या करेगा दोस्तों? तो अगला पॉइंट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता का अभाव। अगला, समय का अभाव, लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम, और इसीलिए आप देखेंगे अब इसमें मेंस का जो अप्रोच आता है कि अपने आप में, अब सवाल एक सदन की बैठक आप चलने ही नहीं दोगे, हंगामा मचाते रहोगे, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउ पार्लियामेंट कैन कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव? अब तो सदन की बैठक चलने नहीं दे रहे हो। तो सदन का जो मूल काम है लॉ मेकिंग, जो सदन का डिलिब्रेशन काम है, वो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि समय उसके पास कम है, वैसे उसके पास समय वैसे कम है, और अब बचा कुचा मामला क्या कर दे रहे हैं, हंगामा करके खत्म खराब कर दे रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है, देन पार्लियामेंट हैज फाइंड आउट अ सोल्यूशन। हाउ पार्लियामेंट हैज फाउंड आउट अ सोल्यूशन? अब इन समस्याओं का पार्लियामेंट ने समाधान कैसे निकाला है? इसी के लिए कभी भी कोई बिल अगर पार्लियामेंट में आ जाए, तो देन अ पार्लियामेंट्री कमेटी इज सेटअप। इसीलिए संसदीय समिति का गठन होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी संसदीय समिति का गठन किया जाता है इसीलिए कि कम से कम इन समस्याओं को दूर रखा जा सके। तो रिमेंबर, व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी? व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग अ पार्लियामेंट्री कमेटी, जब भी हम संसदीय समिति की बात करते हैं, इसका मतलब है द कमेटी विच इज कंप्राइज्ड ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी। तो कमेटी जो सांसदों से मिलकर बनती है वो संसदीय समिति है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सांसदों के से मिलकर समिति बनेगी, इसमें किन सांसदों को लिया जाए? तो हर पार्टी के सांसद होंगे। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी इज कंसिडर्ड एज माइक्रोकॉस्म ऑफ पार्लियामेंट। सदन का सूक्ष्म भाग क्या है? दैट इज ए पार्लियामेंट्री कमेटी है। सदन का छोटा सा भाग है संसदीय समिति। अब उसमें हर पार्टी के मेंबर होंगे, तो आप कहेंगे हर पार्टी के मेंबर कैसे? जैसी पार्टी के सदन में स्ट्रेंथ है, उसी अनुपात में उसके कमेटी में मेंबर होंगे। तो कमेटी में हर पार्टी के मेंबर होंगे, और हर पार्टी के मेंबर कैसे होंगे? उस समिति की संख्या के अनुसार।
जैसी वहाँ पे संख्या होगी वैसे वहाँ पे मेंबर होंगे। और दूसरी बात, आप कहेंगे फिर पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब दोनों सदन के मेंबर होंगे, एक ही सदन के? दोनों के हो सकते हैं, एक के हो सकते हैं। जब दोनों के होंगे तो दैट कमेटी इज नोन एज अ ज्वाइंट कमेटी। जब किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों सदन के मेंबर होंगे तो दैट इज नोन एज अ ज्वाइंट कमेटी। और एक बात आप जानते हैं, जब दोनों सदन के सदस्य होंगे तो जो रेशियो होता है वो लोकसभा में राज्यसभा का लगभग दोगुना होता है। जो रेशियो होता है लोकसभा में दैट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ राज्यसभा। क्योंकि लोकसभा की संख्या ही राज्यसभा से लगभग दूनी होती है तो ट्वाइस होता है। एंड व्हाई इट इज ज्वाइंट कमेटी? ज्वाइंट कमेटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बिल शुड बी पास फ्रॉम द बोथ हाउसेस। अगर विधेयक दोनों सदनों से पारित होना है तो स्वाभाविक रूप में दोनों सदनों में बार बार काम करने से अपेक्षा है ज्वाइंट कमेटी बना लिया जाए। लेकिन मान लीजिए कि बिल लोकसभा से पारित होकर एक सदन से पारित हो गया और लास्ट में दूसरे में फंस रहा है, तो देन वी कैन क्रिएट अ सेलेक्ट कमेटी। तब एक सदन की समिति बन जाती है विच इज नोन एज ए सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति। सेलेक्ट कमेटी का मतलब प्रवर समिति। तो प्रवर समिति हमेशा एक सदन के सदस्य मिलकर बनेगी। एक सदन का मतलब क्या है? जिस सदन में विधेयक पड़ा हुआ है। लोकसभा में है तो प्रवर समिति में कौन होगा? लोकसभा के मेंबर। राज्यसभा में है तो प्रवर समिति में कौन होगा? राज्यसभा के मेंबर। दैट इज अ सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति। तो अब देखेंगे ज्यादातर मामलों पे पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्यादातर विधेयक पे हम समिति स्थापना कर देते हैं। वी सेटअप कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी। अब पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई। अब देखेंगे वाई पार्लियामेंट्री कमेटी इज यूटिलिटेरियन, कि संसदीय समितियां क्यों उपयोगी होती हैं। आप याद रखिए जितनी ऊपर की प्रॉब्लम हमने बताई उन सबका समाधान क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर एक क्या था? संख्या का ज्यादा होना। उसका समाधान हो गया क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में देर में बी 22 मेंबर्स, 25 और मैक्सिमम 30। सामान्यतः 30 ज्यादा लोग रखते नहीं, इसका संख्या का नियंत्रण हो गया पहला। और 30 में सभी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन हो गया दूसरा। दूसरा फायदा होता है, आप याद रखो पार्लियामेंट का सेशन लाइव टेलीकास्ट होता है। जब से लाइव टेलीकास्ट होना शुरू हुआ तब से कुछ लोगों ने ज़्यादा ही कूदना शुरू कर दिया। क्योंकि आप याद रखिए मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल दे आर नॉट वेरी मच इन्फॉर्म्ड अबाउट पार्लियामेंट्री डिबेट। उनको विधेयक से क्या मतलब है। अब गांव में पूछेंगे सरोगेसी क्या होता है, सरोगेसी क्या होता है यार। उनको तो किराए पर मकान का नहीं पता है, किराए पर कोख, मतलब अजीब सी बात है। अब सीधी सी बात है, हाँ उनको तब लगेगा हमारा सांसद कैसे बुद्धिमान है, जितना उछलेगा वो। हाँ यार हमारे लिए काम कर रहा है, देखो ये दौड़ रहा है, ये जिंदाबाद उम्मत जिंदाबाद कर रहा है। इसलिए आप याद रखिए सवाल ये, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑलवेज केप्ट सीक्रेट। जो पार्लियामेंट्री कमेटी की कार्यप्रणाली है हमेशा सीक्रेट रखी जाती है, वो कैमरे के सामने नहीं चलती। और इसलिए उसमें कोई पार्टी का डिवीजन आता ही नहीं। आप याद रखिए अभी कभी पार्लियामेंट हाउस आप जाके देखे तो जाके पार्लियामेंट कैंटीन में जाइए, जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हुए हैं, वहाँ आराम से साथ साथ हंसी मजाक कर खाना खा रहे हैं। आप समझ नहीं पाएंगे अच्छा यही थे जो भी लड़ रहे थे। ये दोस्तों हम फुद्दू हैं, झंडा उठाए टहल रहे हैं, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद वो जिंदाबाद। दोस्तों कभी अब इस वजह से पार्लियामेंट्री कमेटी में बड़ी स्मूथली काम होता है, वहाँ पे पार्टी का डिवीजन भी नहीं होता। आपके एग्जाम्पल आपको बता दें कि जब पार्लियामेंट में एक मामला आया था कि क्या हमारे 3 बीघा की जमीन को बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दिया जाए, उसके बारे में पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। दैट वाज हेडेड बाय शशि थरूर। वो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और शशि थरूर ने कहा, जबकि गवर्नमेंट थी बीजेपी की, शशि थरूर ने कहा नो दिस इज राइट अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का कदम बिल्कुल सही है, इसको इन्हें दे देना चाहिए, बांग्लादेश को दिया जाए। इसका मतलब पार्टी का डिवीजन भी खत्म हो जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी में, ये एडवांटेज आ गया। और दूसरा, संसद की बैठक का
एक निर्धारण समय है कि इस दिन से बैठी थी 1 महीने चलेगी। पार्लियामेंट्री कमेटी इसका कोई समय नहीं हो, लगातार काम करती रहती है। इसे पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी कोई सेशन नहीं होता, वो हमेशा काम करती रहती है। तो परमानेंसी आ गई, लैक ऑफ टाइम है, वो प्रॉब्लम आ गई। एक्सपर्टीज कैसे आई? एक्सपर्टीज कैसे आई? पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट को विशेषज्ञता देती है। तो विशेषज्ञता का मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अच्छा अच्छा जो 30 मेंबर या 25 मेंबर जो भी होंगे, 22 होंगे, उसमें जो मेंबर आएंगे दे शुड बी स्पेशलाइज इन दैट एरिया। आपको ये लग रहा होगा कि मान लीजिए कि सरोगेसी का मामला हुआ तो हर पार्टी से स्पीकर या सभापति, बिकॉज दे आर द अथॉरिटी टू फॉर्म द कमेटी, तो स्पीकर या सभापति हर पार्टी से पूछेगा कि भाई बताओ आपकी पार्टी में इसके बारे में कौन विशेषज्ञ है, उसको हम नॉमिनेट कर दें। सामान्यतः आपको ये बात समझ में आ रही होगी, सही है। लेकिन यही स्पेशलाइजेशन नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनती है वो कहीं भी जा सकती है पूरे देश में। अब मान लीजिए किसी चीज़ का अध्ययन हमें करना है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि नहीं भाई हम जरा सरोगेसी को देखेंगे भारत में अलग अलग जगहों पे जाके, पूरा कॉस्ट गवर्नमेंट उठाएगी, उसके बाद ये विदेशों में जा सकती है। अभी कहेंगे नहीं स्विट्जरलैंड जाने का मन कर रहा है भाई, ऑफ रिकॉर्ड आपको बात बता दें, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरी दुनिया घूम लेता है पार्लियामेंट्री कमेटीज के माध्यम से। अब जाकर ये कहेंगे भाई देखो अगर गर्मी का समय है कोई कमेटी बन के तो चलो भाई स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं, वहां देखते हैं सरोगेसी के बारे में क्या एक्ट है, देखें ना देखें घूमेंगे तो दोस्तों। और देखो व्हाट ए वंडरफुल आइडिया, रोमिंग एंटायर वर्ल्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेकर। ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया। होटल सरकार वहन कर रही है, पैसा आने जाने का सरकार वहन कर रही है, हमें क्या करना है, कमेटी में है देखना है भाई दुनिया में कैसे होता है। दुनिया में देखेंगे तभी तो बताएंगे। इसलिए एक बार कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग पहुंच गए ब्राजील। ब्राजील इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लैटिन अमेरिका। कहीं भी कॉन्टिनेंट में आप जाइए तो ब्राजील तो और लैटिन अमेरिका का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। और कई लोग घूमने उधर चले जाते हैं, गवर्नमेंट का पैसा तो लंबे डिस्टेंस पे जाओ, छोटे डिस्टेंस पे क्यों जाओगे। अब यूएई चले गए तो वहाँ क्या क्या फायदा रह जाने का। तो लोग चले गए थे ब्राजील, तो एक जर्नलिस्ट था वो पीछा करता हुआ गया, ब्राजील यहाँ क्यों, ये आप लोग यहाँ कैसे। उनका यहाँ कैसे क्या बता रहे हो, वी आर स्टडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, ये अध्ययन कर रहे हैं। उनको आप पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्ययन कर रहे हो, यहाँ बीच पे जिंगा लाला कर रहे हो आप लोग, ये क्या है। तो उस पत्रकार ने, अच्छा आजकल एक से खोजी पत्रकार हो गए दोस्त, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खूब चल गया है। तो पत्रकार ने पूछा ये बताओ कोई कोई है रिपोर्ट आपके पास। उनका आपको रिपोर्ट हम देंगे, स्पीकर को देंगे। हु आर यू। जनरल कोई बात नहीं, जाओ घूम लो, जाओ घूम लो। इसलिए दैट इज, लेकिन इतना नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटी कैन समन एनी ऑफिसर, जो संसद में नहीं हो सकता। संसद में चर्चा चल रही तो हम किसी अधिकारी को तो बुला नहीं सकते। ओनली एक्सेप्शन अटॉर्नी जनरल। संसद में जो गैर आदमी बुलाया जा सकता है संसद का है, वह तो मंत्री हो सकता है, अटॉर्नी जनरल हो सकता है। बाकी हम किसी को पार्लियामेंट में बुला नहीं सकते। पार्लियामेंट्री कमेटी किसी को ही बुला सकती है, कोई डॉक्यूमेंट मंगा सकती है, किसी को बुला सकती है, यहाँ तक कि सेक्रेटरीज को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे सेक्रेटरीज को बुलाती है, उसके बारे में पूछेगी बताओ इस पे क्या राय है आपकी। किसी साइंटिस्ट को बुला लेगी। पार्लियामेंट्री कमेटी कैन समन एनी ऑफिसर। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कर देती है, स्पेशलाइजेशन भी दे देती है। तो सारी समस्याओं का समाधान क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। अगला, अब देखेंगे अगर किसी मुद्दे पर हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया, इसमें कमेटी विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 मंथ या 5-6 महीना। पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई इसका मतलब है 5-6 महीने तो हमने समय लगा ही दिया। 5-6 महीने समय लगा दिया, तब तक पार्लियामेंट एक और भी तरीका अपना सकती है जब तक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हमें मिल जाए। इन द मीन टाइम पार्लियामेंट कैन अडॉप्ट एन ऑल्टरनेटिव वे। तो एक और तरीका अपना सकती है। ऐसा नहीं दोनों अपनाए, ऐसा भी नहीं कि दोनों में से कोई एक अपनाए, उसकी मर्जी पे है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि हर बिल पे अपनाना ही है, नहीं अपनाना है। तो उसके अलावा जब पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है तो उसके पास एक और ऑप्शन है कि जब तक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आती है तब तक क्या करेगी, वो विधेयक को जनता की राय जानने के लिए परिचालित करेगी। दैट पार्लियामेंट्री कमेटी कैन
circulate the bill. Circulate the bill for eliciting the public opinion. जनता की राय जानने के लिए बिल को परिचालित किया जा सकता है। विधेयक को जनता की राय जानने के लिए परिचालित किया जा सकता है। सर्कुलेटिंग द बिल फॉर एलिसिटिंग द पब्लिक ओपिनियन। विधेयक को जनता की राय संचालित करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। आप कहेंगे ये पार्लियामेंट जनता की राय कैसे लेगी? अब देखिए मेंस का अप्रोच हम कैसे लाते हैं, हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस मेंस का अप्रोच कैसे हम लाते हैं। हमें हमारे लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए बार बार को, और सच पूछे मैं एक बार बहुत बार बार बताता हूँ, अगर आप कुछ बेसिक आइडिया है और इंटर रिलेशन पता है, लिखना आप जानते हैं, तो आपको बहुत इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता होती ही नहीं। अब आपको लगता होगा भाई कि हमने एक फैक्ट पढ़ लिया, इसलिए हमारे लिए फैक्ट नहीं है, हमारे लिए पूरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे कीवर्ड को आपने जोड़ दिया, अपने आप मेंस का उत्तर हो गया। और आप ये बात देखिए, वी आर स्टडिंग इंडियन डेमोक्रेसी और वी आर स्टडिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपको लगता है कि हम केवल संसद की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं तो आपका दृष्टिकोण बड़ा सकरा है, सकरा है। वी आर स्टडिंग इंडियन डेमोक्रेसी, हम भारतीय लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? अब बताइए, अब आप जरा सोच के देखिए कैसे इस चीज को डेमोक्रेसी जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं एप्लीकेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग, और हाउ इट कैन बी अप्लाइड विद इंडियन डेमोक्रेसी। क्योंकि अब देखेंगे डेमोक्रेसी का क्रक्स क्या है, पावर लाइज इन पीपल। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है, शक्ति जनता में निहित होती है। अब शक्ति जनता में निहित होती है तो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि 5 साल में एक बार मतदान करा लेना, जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं कि 5 साल में एक बार अगर हमें लोकतंत्र करना है, तो सवाल है कि 5 साल में एक बार लोकतंत्र हो गया एंड वी हैव कास्टेड ए वोट, हमने एक वोट दे दिया, लेकिन क्या वोट दे देना ही लोकतंत्र के पर्याप्त मतलब है? क्या वोट दे देना लोकतंत्र का पर्याप्त मतलब है, या जनता के पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में करना? अभी आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्लोगन पी 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 एंड फोर्थ पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, एंड फोर्थ पी इज पीपुल्स पार्टिसिपेशन। और आप याद रखिए, सही मायने में जनता की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी चीज की डेमोक्रेसी को आगे करने में। और participation in form of voting is a limited meaning of participation, that's important, but the participation form of voting is a limited meaning of participation। और हमें लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसलिए विधेयक पर भी जनता की राय जानी जाएगी। अब ये देखिए मेंस वाली बात होगी कि नहीं? अब यही आपका एप्लीकेशन तरीका होता है कि आपसे फैक्ट कहीं पूछा नहीं जाएगा। यहाँ तक प्रीलिम्स हमने बताया कितने एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी एग्जामिनर इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, यदि कभी कभी सीक्वेंस पूछ सकता है, वो किस सीक्वेंस में कोई विधेयक बनता है, किस सीक्वेंस से बातें आती हैं, हो सकता है कहीं पूछ ले, बेसिक चीजें पूछ ली जाती हैं। फिर भी ये कॉन्सेप्ट अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने लिख लिया। सिलेक्शन बिल्कुल हर पार्टी का जो चुनाव नहीं होता, नॉमिनेशन होता है। इन सब कुछ ही कमिटीज इनके चुनाव होते हैं, सबके नॉमिनेशन होते हैं। अथॉरिटी स्पीकर एंड सभापति, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और वो हर दल की अनुपात में संख्या के हिसाब से नॉमिनेट कर देगा उसे। बहुत लोग जाना चाहेंगे, कोई मेला थोड़े है, वो डिसाइड कर दिया जाएगा भाई बात यार है भाई 100 लोग हैं, अब मान लीजिए 100 लोग हैं, हम एक सिंपल फार्मूला है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब 100 लोग हैं हाउस में, हमने एक सिंपल इक्वेशन रखा, 100 लोग हाउस में हैं और एक पार्टी को 60 सीट प्राप्त है, तो निश्चित तौर पर अब मालिक हम पार्लियामेंट्री 10 लोगों को लेना है,
तो 6 लोग उस पार्टी से ले लेंगे, जिसके 60 मेंबर उसके 6 लोग, जिसके 20 मेंबर उसके 2 लोग, जिसके 10 मेंबर उसके 1 लोग। ये तरीका है। अब आप कहेंगे इंडिपेंडेंट का क्या होगा? इंडिपेंडेंट ये डिपेंड करता है स्पीकर की मर्जी पर। अगर उसको लगता है समबडी इज इंडिपेंडेंट, निर्दलीय है, और उसका उस मामले में विशेष इंटरेस्ट है, जानकारी, तो उसको नॉमिनेट कर सकता है वो। ये तरीका है। हम वही तो बताने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, उसको बता दें जनता की राय कैसे मांगी जाती है। संसदीय शासन। संसदीय शासन में संसद को विधि निर्माण जनता की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। There is supremacy of people in the parliamentary form of government. संसदीय शासन में विधि का निर्माण जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। विधि का निर्माण जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, और जनता की सहभागिता केवल मतदान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। Even people's participation shouldn't be limited only up to the voting. केवल मतदान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विधि निर्माण में भी, एज फार एज लॉ मेकिंग इज कंसर्न, एज फार एज लॉ मेकिंग इज कंसर्न, विधि निर्माण में भी जनता या जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इवन पब्लिक ओपिनियन इज वेरी सिग्निफिकेंट इन लॉ मेकिंग टू। और विधि निर्माण के द्वारा ही, इन फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग, और विधि निर्माण के द्वारा ही संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण भी होता है। इन फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, अब आप ये पूछेंगे, फैक्ट की बात यह है कि कैसे जनता की राय ली जाती है। तो जनता की राय ली जाएगी, स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देगा। स्पीकर हर न्यूज़पेपर में इंडिया के पब्लिश करवा देगा कि पार्लियामेंट हैज़ रिमाइंडेड द पब्लिक ओपिनियन ऑन दैट वेरियस इशू। तो अब इस मामले पर जनता की राय ली जाती है, और जनता बाकायदा राय कैसी जनता देगी, ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, वो सब उसको ऑप्शन दे दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपनी राय दे सकते हैं। तो बाकायदा जनता राय देगी। एंड देयर इज ए पिटीशन कमेटी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्यों कमेटी होती है? याचिका समिति, पिटीशन कमेटी। एक बात याद रखिए, हम मेन कमिटीज मेन से पढ़ लेते हैं, और वही कमिटीज आपको एग्जाम में आएगी पीटी में। अब देखिए कैसे हम सिलेक्टिव होते हैं। एक बड़ा एग्जैक्ट एग्जाम्पल आपको, कैसे पीटी का अप्रोच क्या होता है। वी आर हैविंग मोर देन अप्रोक्सीमेटली 150 मेंबर कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमेटी। क्या आपको लगता है कि 150 पार्लियामेंट्री कमेटी आप याद कर लेंगे? याद भी कर लेंगे तो बाकी सब छूट जाएगी। तो दैट इज अ प्रोफेशनल अप्रोच, कि हमें कुल मिला के 6-7 पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करना है, और बिलीव दैट सवाल वहीं से आएगा। और आप कहेंगे सवाल वहीं से नहीं आया, तो मैं कहूँगा उसको छोड़ के चले आना। क्यों मैं कह रहा हूँ? यही अप्रोच हर पेपर में देना है। हर पेपर कोर को अगर आपने पकड़ना सीख लिया है, तो बिलीव मी दैट एग्जाम विल नेव यू, नो बडी कैन स्टॉप यू इन दैट प्रीलिम्स एग्जाम। अगर आपने भागना सीख लिया, तो कोई आपको इस एग्जाम से बाहर निकाल नहीं सकता। सिंपल सा फॉर्मूला है ये। तो कहाँ में जैसे रिस्ट्रिक्शन, जैसे हमने पार्लियामेंट, हम मेंस में पढ़ते थे समय 5-6 पार्लियामेंट्री कमेटी के नाम आ ही जाएंगे, दैट इज सफिशिएंट। उसके आगे हमें भागने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
उसी में से एग्जाम आएगा। और मैंने कहा एक्सट्रीम केस में, क्योंकि प्रोफेसर जो है वो भी तो आपने भाई आपको जो बेसिक चीज़ है वहीं से पूछेगा वो। तो ये पढ़ने का फिर अप्रोच होता है, कहाँ आपको बिल्कुल रेड लाइन बना देना कि नहीं इसके आगे में नहीं जाना है, और एग्जाम आए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 40 सवाल आपको छोड़ने की परमिशन है। बात हमेशा ध्यान में रखिए। और हर सेक्शन में ऐसा, अब मैं इकोनॉमी में जानता नहीं क्या कोर एरिया है, मैं पॉलिटी में आपको बता दूंगा ये कोर एरिया है, ये पेरीफेरी है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में 6-7 के अलावा सारी पेरीफेरी है, वहाँ आपको भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिटीशन कमेटी इज इंपॉर्टेंट। तो अब क्या करेगा कि स्पीकर क्या करेगा कि वो छपवा देगा, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपवा देगा कि पब्लिक ओपिनियन इस पे आनी चाहिए, तो सब लोग अपनी जनता राय देगी। और स्पीकर कैन कम्युनिकेट टू द स्पीकर ऑफ 29 लेजिस्लेटिव असेंबलीज। वो स्पीकर क्या करेगा, 29 राज्य विधानसभाओं के स्पीकर को पत्र लिखेगा कि आप भी अपने न्यूज़पेपर में ये पत्र, ये जो विस्तार है छपवाइए। सब लोग छपवा देंगे, तो बाकायदा जनता की राय भेज जाएगी, बताई जाएगी। अब सवाल है उसको कॉम्प्रिहेंसिव कौन बनाए। और याद रखिए जब तक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आएगी तब तक जनता की राय भी आ जाएगी, लेकिन उसको कॉम्प्रिहेंसिव कौन बनाए। देन देर इज ए पिटीशन कमेटी। अगला, और कुछ शब्दों के बेसिक इंग्लिश आप जरूर याद रखिए, क्योंकि हिंदी में प्रॉब्लम एक है, अनुवाद की समस्या है कि हमने आपको याचिका समझ बताई और कल के एग्जामिनर ने कुछ और अनुवाद कर दिया। पिटीशन कमेटी, याचिका की समिति। तो संसद के दोनों सदनों में याचिका समिति का निर्माण किया गया है। पिटीशन कमेटी इन बोथ हाउसेस, दिस पिटीशन कमेटी इन बोथ हाउसेस। याचिका समिति का निर्माण संसद के दोनों सदनों में किया गया है, जो जनता की राय को समग्र बनाकर, विच कंपाइल द ओपिनियन ऑफ द पीपल, जो जनता की राय को समग्र बनाकर संसद के समक्ष रखती है। जो जनता की राय को समग्र बनाकर संसद के समक्ष रखती है, which compile the public opinion and put table that public opinion before the parliament। इसका मतलब है अब हमें दो चीजें मिल गई, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट मिल गई और दूसरा क्या मिल गया, जनता की राय मिल गई। अब आप याद रखिए अब क्या होगा, अब मान लीजिए सेकंड स्टेज की इसी बात को हम एक और भी रूप में कर सकते हैं। अभी तक जो हमने बताया कहने के तरीके में फर्क है। अब सेकेंड रीडिंग में इसी बात को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सेकेंड स्टेज में कैसे पहले होता है कमेटी स्टेज, समिति का चरण होता है, देन रिपोर्टिंग स्टेज, समितियां और जनता अपनी रिपोर्ट करती है, देन द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन, तीसरा डिस्कशन और विचार का स्टेज, देन स्टेज ऑफ कंसिडरेशन, then stage of consideration begins। then stage of consideration begins। और consideration का मतलब है चर्चा होगी। अब याद रखिए चर्चा या डिस्कशन की बात की जाए, अब डिस्कशन कैसे होगा, पार्लियामेंट में जब भी किसी इशू पे डिस्कशन होता है हर पार्टी को समय दिया जाता है, हर पार्टी को समय दिया जाएगा। और फिर वही, अब मान लीजिए कि हमने फिर कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 100 हैं, तो किसी पार्टी के 60 सांसद हैं, तो 6 उनको बोलने का ज़्यादा समय मिलेगा बजाय किसी पार्टी के एक सांसद है। तो निश्चित तौर पर समय आवंटन होगा स्पीकर के द्वारा, और हर पार्टी के मेंबर का नाम स्पीकर बता देंगे पहले कि ये इन लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं जो मर्जी वो बोल देगा। और स्पीकर विल अनाउंस द नेम, स्पीकर द्वारा नाम बुलाया जाएगा, अपने जगह पे खड़े होंगे और उनके लिए टाइम लिमिटेड होगा, 10 मिनट या 15 मिनट आपको बोलना है, वो बोलेंगे। लेकिन आजकल जब कोई और एक बात याद रखिए, जब कोई बोलेंगे,
जब डिस्कशन होगा तो इसमें अमेंडमेंट भी होगा विधेयक में, पर डिस्कशन में से सब लोग सहमत हो जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो डिस्कशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द अमेंडमेंट, और इसीलिए इस डिस्कशन क्या कहा जाता है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, खंडशः चर्चा। इस डिस्कशन को कहा जाता है क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। क्लॉज बाय क्लॉज का मतलब है किसी विधेयक के, क्लॉज का मतलब चैप्टर, क्लॉज का मतलब पार्ट। किसी विधेयक के अनेक पार्ट होते हैं, और सबसे अच्छा तरीका है कि जितने विधेयक कभी बने हुए उनको देख देखिए, आप एक पार्ट है, दो पार्ट है, तीन पार्ट है। जैसे आपकी बुक बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वैसे दैट इज फॉर्म ऑफ विधेयक। तो जो बिल है उसके बहुत सारे पार्ट हैं, एक एक पार्ट पे चर्चा होगी क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक पार्ट पे अलग से चर्चा होगी, देन अमेंडमेंट उसके द्वारा आगे बढ़ाए जाएंगे, और अमेंडमेंट के लिए वोटिंग होगी। ज़्यादातर वोटिंग हमारे यहाँ दो तरीके से, एक वॉइस वोट और दूसरा डिवीजन ऑफ वोट। वोट हमारे यहाँ, जब अब सीधी सी बात है कोई अमेंडमेंट लाया गया, कैसे किसी अमेंडमेंट को माना जाए, कैसे किसी अमेंडमेंट को ना माना जाए, उसका एक तरीका है। उसके तरीके हम क्या करते हैं कि अपनाते हैं। उसके तरीके में जो हमने अपना रखा है, इज टू मेथड। फर्स्ट इज अ वॉइस वोट एंड सेकेंड इज अ डिवीजन ऑफ वोट। फर्स्ट इज अ वॉइस वोट, सेकेंड इज इवन। तो वॉइस वोट का मतलब है कि हाँ या ना में पूछा जाएगा। 99% कंडीशन वॉइस वोट की होती है। और डिवीजन ऑफ वोट का मतलब है कि वोट को कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने एक बटन होती है, वो प्रेस करेगा तुरंत रिफ्लेक्टर में आ जाएगा इतने यस इतने नो। लेकिन ये डिवीजन ऑफ वोट का मतलब बटन प्रेस करना, वोट काउंट करना, दैट ऑलवेज एक्सेप्शनल प्रोविजन। हमेशा वॉइस वोट होता है। वॉइस वोट का मतलब है, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि संडे क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यस या नो। एक ही बार में होता है यस या नो, ऐसा नहीं यस नो, यस यस या नो एक स्वर में आता है। तो देन स्पीकर कैन डिसाइड दैट कि नहीं, इसमें ज्यादातर लोगों ने यस कहा है, ज्यादातर लोगों ने नो कहा है, अमेंडमेंट स्वीकार। और अब देखेंगे अमेंडमेंट जब स्वीकार होता है तो लोग उसको अमेंड कौन करते हैं, स्पीकर के नीचे मेज लगा के कुछ लोग बैठे थे कान में एम्पलीफायर लगा के, वो सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, बोल बच्चन नहीं, मतलब उनका काम क्या है, लिखना। बोल बच्चन काम पार्लियामेंट का है। तो जैसे अमेंडमेंट होता है, आपने कभी पार्लियामेंट्री कार्यवाही को देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहा है कि यस या नो, और तुरंत बिल में अमेंड हो गया, क्योंकि अमेंड करने वाले लोग बैठे हुए हैं, बोलने वाले लोग उधर है। इसीलिए इसी के साथ दूसरा स्टेज पारित, जिसे वोटिंग होगा, मतदान होगा, अमेंडमेंट होगा, देयर आफ्टर सेकेंड रीडिंग इज ओवर, लास्ट थर्ड। अब जरा सोच के देखिए, इससे ये दिख रहा है कि विधि के निर्माण का काम कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। दैट इज ब्यूटी ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तब जरा देखिए संसदीय शासन का कितना बड़ा महत्व है कि विधि के निर्माण में जनता की बात लेना, इतना डिस्कशन करना, डिबेट करना, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद क्या होगा, देन थर्ड रीडिंग होगी। और थर्ड रीडिंग का सिंपल मतलब है कुछ भी नहीं करना है, पैसेज ऑफ बिल, विधेयक को पारित कर देना, थर्ड रीडिंग हो गया। पैसेज ऑफ बिल, विधेयक को पारित कर देना, थर्ड रीडिंग हो गया। विधेयक को पारित कर देना या पैसेज ऑफ बिल, ये थर्ड रीडिंग हो गया। तो पहला हो गया एक सदन से विधेयक पारित हो गया। अब एक बात लॉजिकल है, अगर थर्ड रीडिंग में पैसेज ऑफ, तो हमेशा आप याद रखिए थर्ड रीडिंग में अमेंडमेंट नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि सारा कहाँ हो चुका है, सेकेंड रीडिंग में। तो थर्ड रीडिंग में ना कोई अमेंडमेंट होता है ना कोई डिस्कशन होता है, वो पारित हो जाता है। यद्यप पार्लियामेंट को कभी भी अधिकार है कभी भी किसी विधेयक को वो रोक ले, लेकिन सामान्यतः थर्ड रीडिंग में पार्लियामेंट कभी किसी विधेयक को रोकती नहीं। अब थर्ड रीडिंग में विधेयक पारित हो गया, अब ये कहाँ जाएगा, देन दिस बिल इज ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड हाउस। अगला हेडिंग,
अब बिल सेकेंड हाउस के पास जाएगा। अब अगला है विधेयक को अन्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करना। आगे बढ़े। यहाँ कोई अगर यहाँ जो हमने बताया वहां कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़े। इसी बंद करवा दें, कुछ लोग गर्मी लग रही है। आगे बढ़े फिर, कुछ पूछना है बताइए। सेकंड में यानी थर्ड का मतलब है यहां तो क्लॉज बाय क्लॉज वोट हो रहा है, क्लॉज बाय क्लॉज हो रहा है, यहां होल बिल पास होगा। फर्क आ गया। क्या करें? पास होगा तो थर्ड थर्ड में, हाँ थर्ड में वोट होता है और ओवरऑल यस या नो में हो जाता है 2 मिनट में कि भाई पास किया जाता है, पास किया। अगला क्या? डिवीजन ऑफ वोट का मतलब वोट का गिनना, कितने लोगों ने पक्ष में दिया, कितने लोगों ने विपक्ष में दिया, यस या नो में किसने यस कहा किसने नो कहा, पता चलता है। डिवीजन ऑफ वोट में पता चल जाता है किसने हाँ कहा किसने ना कहा। और कौन, और उसमें कई बार, और डिवीजन ऑफ वोट क्यों नहीं होता इसका बेसिक कारण है, जब सदन में कभी आप मतदान करेंगे उसके प्रोसीजर ये है, गैलरी खाली करवानी पड़ेगी, सारे दरवाजे बंद करवाने पड़ेंगे, उसका मतलब उसके लिए कम से कम आधे घंटे आपको बर्बाद करना पड़ेगा। ऐसे वोटिंग नहीं हो सकती सदन में, उसके प्रोसीजर है। इसलिए इतना टेक्निकल प्रोसीजर अपने के बाद सीधे हाँ या ना करवा लो, 2 मिनट काम है ये। हाँ, फाइनल थर्ड अटेम्प्ट में होगी। और याद रखिए विधेयक सामान्य बहुमत से पारित होता है, भैंस याद रखिए। विधेयक के लिए सदन में कौन सा बहुमत चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? सदन में उपस्थित संख्या, उपस्थित का आधे से ज्यादा, यानी सिंपल मेजोरिटी मीन्स मोर देन 50% plus 1, that 50% plus 1 is of the present member of house, present member, पूरा स्ट्रेंथ नहीं। तो 100 मेंबर हैं तो 51, 200 हैं तो 101, बस कोरम से ज्यादा होना चाहिए। व्हाट इज कोरम? इज 1/10 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। अगला, अब जब देखें सेकंड हाउस में विधेयक कैसे आता है। अगला, when his bill is transmitted to the second house, अब सेकंड हाउस कोई मान लीजिए, लोकसभा में तो राज्यसभा में था, राज्यसभा में तो लोकसभा में, सेकंड हाउस इज सिंपल। अब देखिए व्हेन बिल इज ट्रांसमिटेड टू सेकंड हाउस, लेट्स सी, वोटिंग बराबर हो गई तो स्पीकर क्यों बैठे हुए हैं? लेकिन आज तक लोकसभा में कभी वोटिंग बराबर हुई नहीं। किसने ऐसा पूछा? अच्छा, तो जब कास्टिंग वोट होगा देन स्पीकर विल एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, और कास्टिंग वोट आज तक स्पीकर को करने की आवश्यकता हुई नहीं। तो सेकेंड हाउस में क्या होगा? अगेन 3 स्टेज विल बी रिपीटेड। तो वही फर्स्ट रीडिंग, अब बताइए इसको बताने की आवश्यकता है, अगेन है सेम टू सेम, फर्स्ट रीडिंग एंड सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। अगेन फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर वही सेम टू सेम, दैट प्रोसीजर विल बी रिपीटेड। क्या क्या होता है बता रहे हैं अभी, चिंता मत करिए। इसका मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड एकदम एज इट इज चलेगा, उसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन इतनी बात तो लॉजिकल है, जब पहले हाउस में कमेटी बन गई, जनता की राय ले ली गई, तो क्या यहाँ भी फिर होगा? क्या नहीं होगा? तो अब देखिए सेकंड हाउस के पास क्या ऑप्शन होता है? पहला, अब जरा देखिए कि सेकंड हाउस के अगला हेडिंग है व्हाट इज ऑप्शन बिफोर सेकंड हाउस। दूसरे सदन के पास क्या विकल्प होते हैं? अच्छा, कई बार जिन लोगों ने जीएस में पढ़ा होगा उनको लगता है भाई सेम हो रहा है,
तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें तो एकदम सेम हो ही जाएंगे आपको जब जो पार्ट है, लेकिन अभी वहाँ आएंगे तो अंतर आ जाएगा। क्योंकि अब ये तो जीएस में तो भाई एकदम, जब जीएस का ही विषय है तो करना ही पड़ेगा। तो अब अगला है कि क्या होगा फिर से, व्हाट इज ऑप्शन फॉर सेकंड हाउस। और एक बात याद रखिए, ये कभी मेन से पूछा जाएगा नहीं पीटी में, बस हम एक सीक्वेंस बना दे रहे हैं कैसे बिल पास होता है। ये सब थोड़ी पूछा जाएगा कि सेकंड हाउस के पास क्या ऑप्शन होता है। पूछा क्या जाएगा आगे आपको बता देंगे। अगला कि व्हाट इज ऑप्शन फॉर सेकंड हाउस। तो पहला पहला विधेयक को पारित कर दे। सेकंड हाउस passes द बिल एज इट इज विदाउट एनी अमेंडमेंट। सेकंड हाउस के पास ऑप्शन है पैसेज अ बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट, बिना किसी संशोधन के बिल पारित कर दिया जाए। और याद रखिए, अगर दूसरे हाउस ने बिना किसी संशोधन के बिल पारित कर दिया तो सीधा किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। एंड राष्ट्रपति क्या करेगा वो हमारा भी अध्ययन नहीं है, वो हम अलग से देखेंगे। फिलहाल हम अपनी बात को संसद तक रखें। तो पैसेज अ बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट, सीधा पारित हो गया। और एक बात याद रखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा में एक ही दल की मेजोरिटी होती है तो 99% कंडीशन में ही स्टे जाता है। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग दल की मेजोरिटी है तो प्रॉब्लम आती है। पहला ऑप्शन ये है सेकंड हाउस का। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेकंड हाउस अमेंड द बिल, बिल में संशोधन करेगा। सेकंड हाउस के द्वारा बिल में संशोधन किया जा सकता है। और आपको यह दिला दे, जैसे सेकंड हाउस ने बिल में संशोधन किया, इसको फिर से फर्स्ट हाउस पास भेजा जाएगा, फिर वही काम किया जाएगा। तो जब सेकंड हाउस ने अमेंडमेंट किया, देन इट अगेन सर्कुलेट टू द फर्स्ट हाउस। और अगर फर्स्ट हाउस अमेंडमेंट से एग्री है तो विधेयक पारित। मेरी कल्पना करें, अमेंड द बिल एंड देन फर्स्ट हाउस इज एग्री विद द अमेंडमेंट, कि पहला सदन इस संशोधन को मान ले रहा है, तो फिर मान लिया जाएगा कि विधेयक पारित हो गया। इसका मतलब है कि जब पहले सदन ने विधि का निर्माण करके दूसरे सदन को भेजा और दूसरे ने अमेंडमेंट प्रपोज किया, तो ये बात दूसरा के बाद फिर पहले को जाएगी। पहले भी से तो एग्री होना चाहिए, और पहला एग्री हो गया कि ठीक है जो अमेंडमेंट किया गया है वो ठीक है, तो फिर बिल इट इट मीन्स दैट बिल इज पासेस फ्रॉम बोथ द हाउसेस। इसका मतलब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है, और दोनों प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एकदम स्मूथ है। फिर से बात होगी, हाँ फिर से होगा। अच्छा ठीक है, ये तो मामला बन गया। यहाँ कंडीशन, दोनों कंडीशन बिल आसानी से पास हो गया। लेकिन हेडिंग चेंज करिए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डेड लॉक बिटवीन द हाउस, सदन के दोनों सदनों के बीच गतिरोध। डेड लॉक बिटवीन द हाउस, DEDLOC के दोनों सदनों के बीच गतिरोध। डेडलॉक बिटवीन द हाउस। अब ये बड़ा दिलचस्प मामला देखेंगे। हमारे यहाँ विधि के निर्माण की कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं है, लेकिन डेडलॉक की बात संविधान में है। डेडलॉक की बात है, तो डेडलॉक की बात कहाँ है, 108 आर्टिकल। डेडलॉक की बात आर्टिकल 101 में है, और 3 कंडीशन में डेडलॉक होगा। और कंडीशन तक की बात बता दी गई है, और सोल्यूशन बताया गया है कि हाउ इट मीन्स डेडलॉक। 3 कंडीशन में डेडलॉक की बात होगी। पहला होगा
सेकंड हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस से तो मामला पारित हो जाता है, तभी तो डेडलॉक तो सेकंड में ही होगा, पहली बार डेडलॉक हो नहीं सकता। तो सेकंड हाउस रिजेक्ट द बिल, रिजेक्ट अंडरलाइन, दूसरे सदन ने विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया, पहला कंडीशन ये है। सेकंड हाउस रिजेक्टेड द बिल। रिजेक्टेड अंडरलाइन, आपको याद दिला दे, जब भी कोई हाउस कोई बिल बनाती है तो दैट में बी कंप्राइज ऑफ 5, 6 एंड 7 चैप्टर्स। अगर 5 चैप्टर है तो उसमें कम से कम 100 क्लास हैं। अब 100 क्लास में अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, 2-4 क्लास से डिसएग्री हो सकते हैं। अब आपने पूरे बिल को ही रद्द कर दिया, दैट अपीयर्स वेरी इलॉजिकल। एक सिंपल सी बात आपको बता दें, मान लीजिए आप हैं और आपका रूममेट है, कुक को आपने रखा है, तो कुक को रखा है तो कुक ने कहा कि भैया मीनू क्या बनेगा, एक पार्टनर ने मीनू बनाया, दूसरे ने फाड़ के फेंक दिया, ये कोई मीनू होता है, ये इलॉजिकल है। अरे भाई कुछ करेक्शन कर दिया होता है, तुम रायता खाओगे तो दही हम खाएंगे, ऐसा करेक्शन हो सकता है। अमेंडमेंट मीन्स दैट, तो भाई आपके पार्टनर ने इतनी मेहनत से 20 मेनू तैयार किया, आप उसमें 2-4 में एग्री डिसएग्री हो सकते थे, मॉडिफिकेशन कर दीजिए। अब आपका कहना है कि आपका सारा मेनू बेकार है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, डेडलॉक। उस कंडीशन में मामला बिगड़ेगा। अच्छा, आपके वो पार्टनर के बीच कहीं डिबेट डेडलॉक हो गया कि नहीं? जैसे कंप्रोमाइज क्या होती है, आपका पार्टनर का मैं सुबह पढ़ना चाहता हूँ, आप कहना रात में पढ़ना चाहते हैं, तो ये डेडलॉक वाली कंडीशन है, क्योंकि लाइट तो जलेगी, फिर एक देर तो दोनों सोएंगे या दोनों पढ़ेंगे, ऐसी कंडीशन में डेडलॉक आती है। अब देखिए ऐसे सदन में भी डेडलॉक आता है, जबकि देखेंगे पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, डेडलॉक सामान्यतः आनी नहीं चाहिए। इसलिए अभी तक हमारे यहाँ संसद के इतिहास में 3 ही बार तो डेडलॉक आया है, और 3 बार उसमें एक ही बार तो सही डेडलॉक था, 2 बार तो पार्टी की वजह से था। और आजकल तो डेडलॉक की वजह अलग वजह से आ रहा है। लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है, और बीजेपी नहीं बल्कि ये हमेशा से होता रहा है। लोकसभा में जब भी राज्यसभा लोकसभा में अलग अलग दलों का बहुमत आएगा तो डेडलॉक का मूल कारण क्या है, पॉलिटिकल। जबकि डेडलॉक का बेसिस होना चाहिए आइडियोलॉजिकल, थियोरिटिकल। भाई हमारे बिल पर डिसएग्रीमेंट, ये तो एग्री है, ये बिल एक बिल पर्टिकुलर पार्टी ला रही इसलिए हम डिसएग्री है, दैट इज समथिंग रॉन्ग। और हमारे यहाँ खूब ऐसा हुआ है, हर पार्टी जिस जो भी अपोजिशन रहा उसने खूब ऐसे यूज किया है। पहला कंडीशन ये। दूसरा, सेकंड हाउस second house didn't consider over the bill for the 6 month। दूसरे सदन ने 6 महीने तक, दूसरे सदन ने 6 महीने तक उस विधेयक पर विचार नहीं किया। छह महीने तक कोई विचार ही नहीं किया। अब जब आप जानते हैं कि 2 सेशन के बीच का इंटरवल इज शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ, तो 6 महीने के बीच में सदन आएगी आएगी, तो सदन आएगी, इस पर विचार नहीं किया, इसका मतलब है कि दे आर रेडी टू रिजेक्ट दैट। दूसरा कंडीशन खराब होगा। तीसरा है, द अमेंडमेंट प्रपोज बाय सेकेंड हाउस इज रिजेक्टेड बाय फर्स्ट हाउस। दूसरे सदन ने जो संशोधन किया उसको पहले सदन ने अस्वीकार कर दिया। अमेंडमेंट proposed by second house। अच्छा, जहाँ सेकेंड और फर्स्ट की बात होगी उसको अंडरलाइन कर लीजिए। सेकेंड हाउस रिजेक्टेड बाय फर्स्ट हाउस। दूसरे सदन के द्वारा प्रस्तावित संशोधन को पहले सदन ने अस्वीकार कर दिया। पहले सदन ने अस्वीकार कर दिया। तीनों कंडीशन में क्या है, डेडलॉक। यहां तो स्पष्ट बात है। अच्छा, पहले सदन का मतलब जहां बिल प्रस्तुत हुआ है, दूसरे सदन का जहां बिल दोबारा गया, ट्रांसमिट हुआ है, तो पहला लोकसभा हो सकता है, पहला राज्यसभा हो सकता है, दूसरा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, दैट इज क्लियर। अब ये कंडीशन है डेडलॉक की।
और 1.5 लाख का परिणाम दो है, या तो बिल खत्म या तो ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक हो। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का भी प्रावधान किया गया है। इसलिए अगला हेडिंग ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। भाई सीधा था स्पीकर, बाजू के सदन के पदाधिकारी हैं। नहीं नहीं, अब भाई अमेंडमेंट प्रपोज्ड बिल, अब भाई जब रिजेक्ट हो गया, आपने रिजेक्ट कर दिया, फिर कमेटी का मतलब नहीं है। आप ये कहो हमें ये, हाँ नहीं नहीं, समिति इस तरीके से, समिति जो गठित पहले स्टेज में होती है, दूसरा फिर तो मेंबर से बातचीत करेंगे, 2 बार समिति थोड़ी होगी, एक ही बार होगी। अब अगला है संयुक्त अधिवेशन और संयुक्त बैठक। तो विधेयक के मुद्दे पर गतिरोध को दूर करने के लिए विधेयक के मुद्दे पर गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक विधेयक के मुद्दे पर गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 फॉर रिजॉल्विंग द डेडलॉक। गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। अब आप याद ले लें, अब कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम को, हु विल चेयर द मीटिंग ऑफ ज्वाइंट सिटिंग? लोकसभा स्पीकर। इन एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन एब्सेंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। सॉरी, चेयरपर्सन है डिप्टी चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो कभी भी सीटिंग की चेयर नहीं करेगा, बस ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, हु विल कॉल, हु विल समन ज्वाइंट सिटिंग? हमेशा संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। ये ऑब्जेक्टिव की बात है। अब देखिए मेंस का सवाल कहाँ से आता है, जहां से बन सकता है कि ज्वाइंट सिटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर मेंस में सवाल पूछे तो यहाँ से आपसे आर्गुमेंट पूछ लेगा कि वेदर यू आर सपोर्टिंग ज्वाइंट सिटिंग और नॉट। तो ये एग्जाम्बर जीएस में पूछे जा सकते हैं, पोल साइंस में पूछने के चांसेस इतने बेसिक सवाल नहीं होते, लेकिन जीएस में पूछा सकते हैं कि वेदर यू आर सपोर्टिंग ज्वाइंट सिटिंग और नॉट। तो सपोर्ट में क्या कुछ आर्गुमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो आर्गुमेंट क्या है, जरा 2-3 आर्गुमेंट आप लिख लीजिए कि ज्वाइंट सिटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। पहला, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग क्यों होनी चाहिए, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। अब देखिए जहां भी एनालिसिस की बात आएगी, जहां एप्लीकेशन की बात आएगी, वही मेंस एग्जाम में एग्जामिनर का ध्यान जाएगा। बाकी फैक्चुअल चीजें से नहीं इंपॉर्टेंस है उसको, और जैसे विषय में थोड़ा सा और रिलेशन से पूछ लेगा वो। तो ज्वाइंट सिटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। क्या फेवर की बात की आपने? हाँ, पहला लोकसभा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। लोकसभा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए राज्यसभा की तुलना में लोकसभा का महत्व ज्यादा है। लोकसभा इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। लोकसभा का महत्व राज्यसभा से ज्यादा है,
गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक होनी चाहिए। Joint session is necessary for resolving the dispute. संयुक्त बैठक होनी चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट है द बेसिक रीजन बिहाइंड द डेडलॉक, गतिरोध का मूल कारण, गतिरोध का मूल कारण राजनीतिक है। बेसिक रीजन बिहाइंड द डेडलॉक इज अ पॉलिटिकल। गतिरोध का मूल कारण राजनीतिक है क्योंकि गतिरोध किसी सैद्धांतिक और वैचारिक मुद्दे पर नहीं है। द बेसिक कॉज ऑफ डेडलॉक इज नॉट एनी आइडियोलॉजिकल और theoretical reasons और conceptual reasons। गतिरोध का मूल कारण वैचारिक या सैद्धांतिक नहीं है, अपितु लोकसभा और राज्यसभा में दलों की भिन्नता है। अपितु लोकसभा और राज्यसभा में दलों की भिन्नता है। इट इज बिकॉज ऑफ the different parties are occupying the position in the both houses। दोनों सदनों में अलग अलग दल हैं, इसलिए गतिरोध हो रहा है। और अब देखेंगे 78 में हुआ यही कारण था, 2002 में हुआ यही कारण था, अभी हो रहा है यही कारण है। जैसे कि अब देखेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने उसमें 150 संशोधन कर दिए। अरे भाई संशोधन करना था, नया बिल बनाना था, नया बिल ही बना दिया। दोस्तों ऐसा संशोधन थोड़ी होता है, वो तो अपने नया बिल बना दिया, तो फिर लोकसभा उसको कैसे स्वीकार कर लेती। और अभी अब देखेंगे ऊपर ट्रिपल तलाक अगेन। अभी तो क्या हो रहा है, लोकसभा जो भी बिल बना रही है, लोकसभा राज्यसभा क्या कर रही है, स्टक कर रही है। पॉलिटिकल रीजन है। तीसरा द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल। संयुक्त बैठक का प्रावधान संवैधानिक है। द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसके पहले 3 बार संयुक्त बैठकें हो चुकी हैं। तो 61, 78, 2002। Even joint sitting has already been there 3 times in past 70 years। इसके पहले भी 3 बार संयुक्त बैठकें हो चुकी हैं। तो बात सीधी सी है कि ये फेवर है कि व्हाई देयर शुड बी जॉइंट सिटिंग, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। जब पॉलिटिकल कारणों से विरोध हो रहा है तो और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हम जॉइंट सिटिंग करेंगे। लेकिन व्हाट आर द आर्गुमेंट अगेंस्ट द जॉइंट सिटिंग? पहला क्या 61 में, 78 में एंड 2002 में। 61 में एंटी डाउरी एक्ट, 78 में बैंकिंग सर्विसेज एक्ट और 2002 में कोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। नहीं, जीएसटी दैट इज समथिंग सेपरेट, दैट इज समथिंग, इट वाज नॉट डेडलॉक। वो तो ये था कि सब लोग बैठ गए थे, अच्छा मौका था, ऐतिहासिक मौका था। देयर वाज नेवर डेडलॉक ओवर जीएसटी। तो ये बात हुई। अच्छा, फेवर में क्यों, वाई स्टूडेंट बी द ज्वाइंट सेशन, क्यों? अच्छा, एक बात तो आप देखेंगे 70 साल के लोकतंत्र में पार्लियामेंट इज हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, और पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो पार्लियामेंट एक साल में 3 बार बैठती है। एक साल में 3 बार बैठती है तो ओवरऑल एक साल में कम से कम 15 एक्ट बना लेती है वो। 15 एक्ट अगर एक साल में बनाए तो 70 साल में कितने एक्ट बनाए? 7000 से ज़्यादा। 7000 से ज़्यादा एक्ट में 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई। इट मीन्स इट इज एक्सेप्शनल।
इसका सीधा सा मतलब ये प्रोविजन मेन नहीं है। क्यों? पहला, इन अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत के संघात्मक शासन के ढांचे में इन अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत के संघात्मक शासन के ढांचे में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स। भारत के संघात्मक शासन के ढांचे में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और संयुक्त बैठक में राज्यों की पूर्णतः उपेक्षा हो जाती है। इन ज्वाइंट सिटिंग राज्यसभा's पोजीशन इज टोटली ओवर रूल्ड। संयुक्त बैठक में राज्यों की पूर्णतः उपेक्षा हो जाती है। राज्यों की पूर्णतः उपेक्षा हो जाती है क्योंकि निर्णय सामान्य बहुमत से लिए जाते हैं। डिसीजंस टेकन बाय द सिंपल मेजॉरिटी। क्योंकि निर्णय सामान्य बहुमत से लिए जाते हैं। अब वो सिंपल सी बात अब देखेंगे, व्हाई द रोल ऑफ राज्यसभा इज ओवरलुक्ड। राज्यसभा की भूमिका कैसे ओवरलुक की गई? क्योंकि ज्वाइंट सेशन में जब लोग बैठेंगे तो एक ही साथ बैठते हैं सेंट्रल हॉल में, तो वहां पे राज्यसभा लोकसभा मेंबर नहीं रहे, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोथ हाउसेस आर 790। तो 790 पूरा स्ट्रेंथ है। तो 790 प्रेजेंस तो होता नहीं, मल्टी प्रेजेंस 600 हो गया, तो सिंपल मेजोरिटी कितनी है? 301। अब अगर 301 में कोई डिसीजन अप कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर सफिशिएंट। कोई भी ज्वाइंट सेशन में डिसीजन होगा तो दैट विल ऑलवेज गो इन फेवर ऑफ। इसे ज्वाइंट सीटिंग करने का सीधा सा मतलब है कि हमने लोकसभा से ही निर्णय पारित करा लिया, तो लोग कहते हैं दैट्स ऑब्जेक्शनेबल कि भाई हमारे यहाँ राज्यसभा, बाकी भी तो आप बाकी भी आर्गूमेंट आप दे सकते हैं। अगला अगला उसके बाद आप पूछ लीजिएगा, बस बता दें कि राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है। राज्यसभा इज ऑल्सो द हाउस ऑफ सीनियर्स। राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है। इसमें अनुभवी सदस्य होते हैं। The members are having very much experience in Rajya Sabha. इसमें अनुभवी सदस्य होते हैं और लोकतंत्र में अल्पमत के निर्णय की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। The opinion of minority shouldn't be discarded in a democracy. लोकतंत्र में अल्पमत के निर्णय की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। अल्पमत के निर्णय की उपेक्षा करना ठीक नहीं है, इसलिए निर्णय आम सहमत से होना चाहिए, बहुमत से नहीं। Decisions should be taken by the consensus rather than majority. निर्णय आम सहमत से होना चाहिए, बहुमत से नहीं। निर्णय आम सहमत से होना चाहिए क्योंकि ये तो माना जाता है कि आप लोकतंत्र में निर्णय हमेशा आम सहमत से लीजिए, बहुमत से नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी मीन्स डिसएग्रीमेंट, डेमोक्रेसी मीन्स डिफरेंसेस। तो डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस होना, डिसएग्रीमेंट होना, देयर इज अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो वहां पे आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। देयरफॉर डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि हम विपक्ष की भी बात माने, और कोई भी ऐसी समस्या थोड़ी सी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं हो सकता। जब राज्यसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, सीनियर्स का हाउस है, इस फेडरल स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऐसे ओवरलुक करना दैट्स नॉट वाइज।
और ये भी जो लास्ट आर्गुमेंट है और भी स्ट्रांग है। फर्स्ट एंड फॉर देखिए होता क्या है कि हमको लगता है कि लोकसभा राज्यसभा अलग अलग है, लोकसभा राज्यसभा अलग अलग है, दैट शुड नॉट बी देयर। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? लोकसभा राज्यसभा कहने को तो अलग अलग है, लेकिन व्यवहारिक रूप में आप देखिए कि जो राज्यसभा का हु इज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? सॉरी, सॉरी। तो अगर राज्यसभा के चेयरपर्सन राज्यसभा का चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसका इलेक्शन राज्यसभा से होना चाहिए, दोनों हाउस से होना चाहिए। क्यों दोनों हाउस से होना चाहिए? मतलब होता है, क्यों होता है? तो अगला पॉइंट, लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच एकात्मकता विद्यमान है। देयर इज ए यूनिटी दिस यूनिटी लाइज इन लोकसभा एंड राज्यसभा और बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एकता विद्यमान होती है सॉरी, क्योंकि राज्यसभा का सभापति दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। क्योंकि राज्यसभा का सभापति दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित होता है। जिसका अभिप्राय है कि राज्यसभा के हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, विच मीन्स द इंटरेस्ट ऑफ राज्यसभा शुडंट बी डिसरिगार्डेड। राज्यसभा के हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये बात बेसिक हो गई कि कैसे पार्लियामेंट हमारा विधेयक पारित करता है, लेकिन अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल इश्यूज पे चले और निष्कर्ष आप कह सकते हैं भाई सिंस, क्योंकि निष्कर्ष की बात यह है कि ज्वाइंट सेटिंग तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हमें ज्वाइंट सेटिंग प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट शुड बी अ रेयर ओकेजन। वो कभी कभार होना चाहिए, रोज रोज नहीं। वो कभी कभार हो गया क्योंकि पॉलिटिकल समस्याओं का समाधान पॉलिटिकल हो सकता है और डेमोक्रेसी बिलीव्स इन कंसेंसस, तो ऐसा हमें करना चाहिए क्योंकि हम अल्पमत की राय को ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब जरा ब्रॉडर इशू पर आइए कि इफ दिस इज अ पार्लियामेंट देन हाउ रोल ऑफ पार्लियामेंट इज मिनिमाइज। अब कैसे पार्लियामेंट के रोल पे खतरा आ रहा है? अभी तो रोल ऑफ पार्लियामेंट ये है। अब इस बात को अब जरा जोड़ के देखें, एक एक इशू को, ऑर्डिनेंस को, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को और जुडिशरी को, और एंटी डिफेक्शन एक्ट को भी देख सकते हैं। एंटी डिफेक्शन एक्ट को जोड़ कैसे देख सकते हैं? तो पहला, अब हम जरा इशूज पे बात करें, जो हमारा ब्रॉडर इशू है, एक एक इशू को हम देखेंगे। तो पहला, संसद के कार्य और दल बदल अधिनियम, द रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड एंटी डिफेक्शन एक्ट। तो देखिए फिर हम एंटी डिफेक्शन एक्ट का यहाँ पे यूज कर लेंगे और फिर एक एक चीज को आगे बढ़ाएं। रूल ऑफ पार्लियामेंट एंड एंटी डिफेक्शन एक्ट, ये शायद मैंने पहले बता रखा है कि आपको? बस एक दो पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए पहला, जैसे इश्यूज आपको याद है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी। अगर ये हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी है तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। तो पहला,
कि संसद न केवल विधि के निर्माण की संस्था है, बल्कि इससे जनता की इच्छाओं को भी प्रकट किया जाता है. Parliament is not only a law-making body, but it also represents the will of the people. जनता की इच्छाओं को प्रकट करने की भी संस्था, ब्रैकेट में प्रताप भानु मेहता, द स्कॉलर हु सेड दैट, प्रताप भानु मेहता, जनता की इच्छाओं को भी प्रकट करने का सदन है. परंतु दल बदल अधिनियम के द्वारा, ड्यू टू एंटी डिफेक्शन एक्ट, दल बदल अधिनियम के द्वारा सांसद दलीय अनुशासन में बंध गए हैं. It is due to Anti-Defection Act, Member of Parliament are bounded by the party whip and party disciplines. दल बदल अधिनियम के कारण सांसद दलीय अनुशासन में बंध गए हैं और सदन में मुक्त विचार विमर्श नहीं हो पा रहा है, which is creating a hurdle. सदन में मुक्त विचार विमर्श नहीं हो पा रहा है, which is creating a hurdle in the deliberative functions of Parliament. सदन में मुक्त विचार विमर्श नहीं हो पा रहा है. अब इस बारे में मैंने बता रखा है पहले. अब जरा दूसरे विषय पर फिर आ जाए. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? प्रदत्त विधायन और संसदीय शासन. प्रदत्त विधायन और संसदीय शासन, तो अभी आपको लिखवा दें, इसको एक्सप्लेन कल करेंगे क्योंकि अभी एक्सप्लेन करने का समय नहीं है. तो जरा लिखवा दें आपको. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सी वन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, बड़ा फेमस कोट है ये, रैमसे म्यूर. रैमसे म्यूर का प्रसिद्ध कथन है कि संसदीय उत्तरदायित्व की आड़ में रैमसे म्यूर का प्रसिद्ध कथन है कि संसदीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही फलती फूलती है. ब्यूरोक्रेसी फ्लरिसेस on the name of parliamentary democracy and parliamentary responsibility. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही फलती फूलती है, क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है. बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है. परंतु कार्यपालिका की सहायता करने वाले नौकरशाह, द ब्यूरोक्रेट्स हु आर एडवाइजिंग एंड सपोर्टिंग द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को सलाह देने वाले नौकरशाह
किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते। कार्यपालिका को सलाह देने वाले नौकरशाह किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते। किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब ये बात जब जानते हैं सारा, अच्छा पहले लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन बाद में करेंगे। अगला, प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन का अभिप्राय है द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स, कार्यपालिका के द्वारा किया गया विधि का निर्माण। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स legislation which is done by the executive। प्रदत्त विधान का अभिप्राय है कार्यपालिका के द्वारा किया गया विधि निर्माण जबकि संवैधानिक ढांचे में, however in the constitutional framework, जबकि संवैधानिक ढांचे में विधि निर्माण का कार्य विधायिका का है। संवैधानिक ढांचे में विधि निर्माण कार्य विधायिका का है और कार्यपालिका के द्वारा किया गया विधि निर्माण द लॉ मेकिंग बाय एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के द्वारा किया गया विधि निर्माण शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के भी विरुद्ध है। इट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कार्यपालिका के द्वारा किया गया विधि निर्माण शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के भी खिलाफ है। इट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बाकी कल